जय हिंद। In this lecture, we will learn how we can calculate transfer function by using Mason-Gain formula. पिछले लेक्चर में हमने ब्लॉक रिडक्शन रूल्स के थ्रू ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना सीखा था। इस लेक्चर में जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको हम मेसन गेन फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करना सीखेंगे। If we have to calculate transfer function with the help of Mason-Gain formula, first we have to learn the concept of signal flow graph. What is signal flow graph? Signal flow graph concept used in Mason-Gain formula. What is signal flow graph? It is graphical representation of control system in which nodes representing each of the system variable एंड आर कनेक्टेड बाई डायरेक्ट ब्रांचेस। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ के केस में हम डिफरेंट नोड्स यूज करते हैं और ये नोड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट नोड्स आपस में ब्रांचेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास है कंट्रोल सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन है 1/s+1। यहाँ पर अप्लाई किया इनपुट r(s), यहाँ पर मुझे मिला आउटपुट c(s). अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो ये जो इनपुट और ये जो आउटपुट है इसको मैं नोड से रिप्रेजेंट करूंगा। तो दिस इज इनपुट नोड, दिस इज आउटपुट नोड, दिस इज RS, दिस इज CS। तो ये है सिस्टम वेरिएबल RS एंड CS। इन दोनों को आपस में ब्रांच के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ब्रांच में लगता है एरो। एरो क्या बताता है? सिग्नल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, तो एरो सिग्नल की डायरेक्शन बताएगा। एरो के ऊपर गेन लिखा जाता है। ये 1/s+1, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है दिस इज ए गेन। एक तरह से ये आउटपुट क्या होगी? इनपुट इनटू दिस गेन। गेन क्या करेगा? इनपुट को मॉडिफाई करेगा। तो सिंपली व्हाट नोड रिप्रेजेंट? नोड रिप्रेजेंट सिस्टम वेरिएबल। और ब्रांचेस क्या होती हैं? ये जो है दिस इज ए ब्रांच जिसके ऊपर गेन लिखा है। ब्रांचेस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सिग्नल अलोंग विद गेन। एक एग्जांपल से देखते हैं। मुझे ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। दिस इज ए क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। दिस इज इनपुट, दिस इज एरर सिग्नल, दिस इज ए नेगेटिव फीडबैक। यहां पर लगा है नेगेटिव साइन। ये एरर सिग्नल किसके इक्वल होगा? R-B। दिस इज आउटपुट। यहां से आउटपुट उठाई, थ्रू फीडबैक इनपुट में अप्लाई किया। अब मुझे सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। पहला स्टेप क्या होगा? मुझे सिस्टम वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं। इस क्वेश्चन में कितने सिस्टम वेरिएबल हैं? 4 सिस्टम वेरिएबल हैं। 1 इज R, सेकंड 1 इज E, थर्ड 1 इज C, फोर्थ 1 इज B। तो टोटल कितने सिस्टम वेरिएबल हैं? 4 सिस्टम वेरिएबल हैं। तो पहले मैंने लिया R और E सिस्टम वेरिएबल। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा नोड से। तो दिस इज R, दिस इज E। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये RBEC ये जो सिग्नल है ये लैप्लास डोमेन में है। अब R और E को मैंने नोड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन नोड को मैं ब्रांच से कनेक्ट करूंगा। एरो की डायरेक्शन इस तरह से रखी। सिग्नल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इनपुट यहां पर अप्लाई किया है तो सिग्नल की डायरेक्शन क्या है? इस तरह से है। आप देख सकते हो फ्रॉम R टू E सिग्नल की डायरेक्शन इस तरह से है। तो इसीलिए ये डायरेक्शन इस तरह से लगाई एरो की। इसके ऊपर लिखना है गेन। यहां पर गेन मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इसको +1 लेना पड़ेगा। दिस इज आउटपुट C। अब ये भी सिस्टम वेरिएबल है, इसको मैं नोड से रिप्रेजेंट करूंगा। जो सिस्टम वेरिएबल है उनको नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर 4 सिस्टम वेरिएबल है RCEB। अब E और C के बीच में है गेन G। पहले लगाई ब्रांच, एरो की डायरेक्शन इस तरह से। सिग्नल की डायरेक्शन देखो इस तरह से सिग्नल फ्लो करता है। आप देख सकते हो फ्रॉम E टू C सिग्नल इस तरह से फ्लो करता है तो एरो की डायरेक्शन इस तरह से लगाई। एरो के ऊपर लिखा गेन G। अब बच्चों ये है B, इसको भी एज ए नोड रिप्रेजेंट करते हैं। फीडबैक में क्या होता है? आउटपुट को अगेन समी पॉइंट में अप्लाई करते हैं। डायरेक्शन देखो इस तरह से हो गई है तो इस तरह से ब्रांच लगानी है। एरो की डायरेक्शन इस तरह से लगानी है। जैसे मैंने ये डायरेक्शन लगाई, इसके ऊपर लगाऊंगा मैं गेन, इसके ऊपर मैं लिखूंगा गेन। गेन क्या होगा? ये जो ट्रांसफर फंक्शन है H। गेन क्या बताता है? ये सिग्नल किसके बराबर होगा? ये जो सिग्नल है, यहां पर सिग्नल है C इंटू ये जो गेन H। अब बच्चों B को E के साथ कनेक्ट करना है। B भी नोड है, E भी नोड है, पर यहां पर लगा है नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव फीडबैक। तो B को E के साथ कनेक्ट किया। अगेन ये नेगेटिव है, एरो की डायरेक्शन इस तरह से लगेगी और ये नेगेटिव है तो इसको एज ए गेन -1 रिप्रेजेंट किया। या आप इस तरह से याद रख सकते हो, मुझे इस पॉइंट को बनाना है न्यूट्रल, तो मैंने इसको बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव को ले गया बाहर, तो ये जो नेगेटिव है एज ए गेन -1 रिप्रेजेंट किया।
दिस इज ए सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर दिस ब्लॉक डायग्राम। अगर मैं यहाँ पर आउटपुट कैलकुलेट करता हूँ तो आउटपुट क्या होगी, जो ये इनपुट होगी और ये जो गेन होगा, ये इनपुट क्या थी ई और गेन क्या था जी। तो सी किसके इक्वल हुआ, ये जो सी है ई इज इक्वल टू जी। इसी तरह से मुझे यहां पर सिग्नल निकालना है, ये बी किसके इक्वल हुआ, जो यहां से इनकमिंग सिग्नल आता है वो है सी और ये जो गेन है वो है एच, और सी किसके इक्वल है, ई जी के इक्वल। इसी तरह से यहां पर सिग्नल ई किसके इक्वल हुआ, आर माइनस बी। अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, यहां पर मुझे सिग्नल कैलकुलेट करना है। यहां पर सिग्नल क्या होगा, जो इनकमिंग सिग्नल होगा और साथ में गेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनकमिंग सिग्नल क्या है, एरो की डायरेक्शन देखनी है। अगर मैं इस नोड में खड़ा हूं तो ये है आउटगोइंग सिग्नल, ये है इनकमिंग सिग्नल, तो ये सी किसके इक्वल होगा, इनकमिंग सिग्नल। इनकमिंग सिग्नल है ई इनटू दिस गेन जी। यहां पर निकालते हैं सिग्नल बी, इनकमिंग सिग्नल। इनकमिंग सिग्नल क्या है, दिस वन, एरो की डायरेक्शन देखो, तो इनकमिंग सिग्नल है सी इनटू गेन एच। अगेन यहां पर सिग्नल कैलकुलेट करना है। इनकमिंग सिग्नल क्या है, एरो की डायरेक्शन देखो, इस नोड के लिए दोनों इनकमिंग सिग्नल है, तो ये इनकमिंग सिग्नल है आर इंटू वन, गेन है वन। यहां पर देखो b इंटू माइनस वन, बी है इनकमिंग सिग्नल, गेन है माइनस वन, तो e इज इक्वल टू आर माइनस बी। तो आप देख लो बच्चों, यहां भी e इज इक्वल टू आर माइनस बी था, यहां पर c ई जी था और b था सी एच। तो एक तरह से ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो से रिप्रेजेंट किया। सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पहले आपको सिस्टम वेरिएबल आइडेंटिफाई करने होते हैं। यहां पर 4 सिस्टम वेरिएबल थे, आर ई सी बी। इन 4 सिस्टम वेरिएबल को मैंने नोड से रिप्रेजेंट किया। आप देख सकते हो 1 2 3 4। इन नोड के बीच में डिफरेंट ब्रांचेस लगाई। एरो बताता है किस डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो करेगा और एरो के ऊपर गेन लिखा जाता है। और गेन क्या होता है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है जी एच, यहां पर मेंशन नहीं था, दिस इज +1, यहां पर +1 ले लिया था। तो नोड क्या हुआ, इट रिप्रेजेंट सिस्टम वेरिएबल। ये जो नोड्स हैं आर ई सी बी, दीज आर सिस्टम वेरिएबल एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इनकमिंग ब्रांचेस। जैसे इस नोड के लिए इक्वेशन लिखनी है तो इसके लिए इनकमिंग ब्रांचेस कौन सी हुई, दिस वन एंड दिस वन। एरो की डायरेक्शन देखो, इस नोड के लिए दिस इज इनकमिंग ब्रांच, दिस इज इनकमिंग ब्रांच। तो ई के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इनकमिंग सिग्नल है आर इंटू दिस गेन, आर इंटू वन, डेट इज आर। इसी तरह से ये इनकमिंग ब्रांच है, इसके लिए सिग्नल लिखेंगे, इनकमिंग सिग्नल है बी और गेन है -1, बी इंटू -1, डेट इज -बी। इसी तरह से सी नोड के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो यहां पर सिग्नल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इनकमिंग सिग्नल। अब यहां पर इनकमिंग सिग्नल यही है, एरो की डायरेक्शन देखो, तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा, इनकमिंग सिग्नल हुआ ई इंटू ये जो गेन। इसी तरह से बी के लिए लिखते हैं, इनकमिंग ब्रांच कौन सी है, यहां पर केवल एक ही इनकमिंग ब्रांच है बी के लिए, आप देखो। तो सिग्नल है, मतलब जो इनकमिंग सिग्नल है सी इनटू जो गेन है एच, तो बी इज इक्वल टू सी। एक तरह से ये गेन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन। इट इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ आउटपुट, आउटपुट है बी, इनपुट है सी, तो ये आउटपुट किसकी इक्वल हुई, सी एच। इसलिए मैंने यहां पर बी किसके इक्वल लिखा, जो सिग्नल आ रहा है सी इंटू जो गेन है एच। अब आगे है इनकमिंग और सोर्स नोड। इनकमिंग और सोर्स नोड क्या होता है, यहां पर डिफरेंट नोड्स हैं आर ई सी बी और ये रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम वेरिएबल को। तो इनकमिंग और सोर्स नोड क्या हुआ, इट इज ए नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस एंड नो इनकमिंग ब्रांचेस। जैसे मैं इस नोड की बात करता हूं, यहां पर केवल आउटगोइंग ब्रांचेस है, कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं है, तो दिस इज ए इनपुट या फिर सोर्स नोड। अगर मैं इस नोड को देखता हूं, क्या ये इनपुट नोड हो सकता है, यहां पर आउटगोइंग ब्रांच है, पर बच्चों इस नोड के लिए ये दो इनकमिंग ब्रांचेस भी है। कंडीशन क्या है, केवल आउटगोइंग ब्रांच होनी चाहिए, कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं होनी चाहिए, तो दिस इज नॉट सोर्स नोड। इसी तरह से इसको देखते हैं, इनकमिंग भी है आउटगोइंग ब्रांच भी है, तो दिस इज नॉट सोर्स नोड। अगेन डज दिस इज इनपुट नोड, इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है, तो दिस इज नॉट इनपुट या फिर सोर्स नोड। तो इनपुट नोड यही है जिसमें केवल आउटगोइंग ब्रांचेस है। अब बच्चों अगर मैं इसको देखता हूं स्टार्टिंग वाले नोड को, क्या ये इनपुट नोड है, इनपुट नोड की कंडीशन क्या है, केवल आउटगोइंग ब्रांच होनी चाहिए। यहां पर है आउटगोइंग ब्रांच, पर यहां पर ये इनकमिंग ब्रांच भी है, तो दिस इज आउटगोइंग ब्रांच, तो दिस इज अगेन इनकमिंग ब्रांच। तो एक तरह से ये इनपुट नोड नहीं है।
अब मैं इसको क्या बोलूंगा, अब ये स्टार्टिंग का नोड है, अब मैं इसको कैटेगराइज कर दूंगा इनिशियल नोड। तो इनिशियल नोड की डेफिनेशन क्या हुई, इट मे हैव बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस। जैसे ये नोड है, आउटगोइंग ब्रांच भी है, इनकमिंग ब्रांच भी है। अब इस लेक्चर में हम मेसन गेन फार्मूले के थ्रू, मेसन गेन फार्मूला में mg लिखूंगा, इसके थ्रू हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है अगर हम मेसन गेन फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, द रेशियो ऑफ आउटपुट नोड, मतलब आउटपुट नोड पे जो सिग्नल होगा उसका लैप्लास लेना है, लैप्लास ऑफ सिग्नल एट आउटपुट नोड अपॉन इनपुट नोड। पर ये जो नोड है ये है इनिशियल नोड, ये इनपुट नोड नहीं है। इसको इनपुट नोड मैं कैसे बना सकता हूं, इसको मैं पीछे ड्रैग कर दूंगा, एक नया नोड बनाऊंगा। एक नया नोड मैंने बनाया, उसको मैंने लिख दिया x और गेन दे दिया 1। अब ये जो x है इसको मैं बोलूंगा हाइपोथेटिकल इनपुट नोड। अब ये है हाइपोथेटिकल इनपुट नोड, केवल आउटगोइंग ब्रांच है। अब देख लो केवल आउटगोइंग ब्रांच है और यहां पर गेन कितना है 1। अब यहां पर क्या दोनों सिग्नल सेम होंगे, चेक कर लेते हैं। यहां पर सिग्नल है x, मैंने यहां पर जूम क्या किया है x। इस पॉइंट पे सिग्नल क्या है, इनकमिंग सिग्नल क्या है x इंटू ये जो गेन है। तो r किसके इक्वल होगा, जो इनकमिंग सिग्नल्स होंगे और साथ में रिस्पेक्टिव गेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकमिंग सिग्नल है x इंटू 1। अब ये है आउटगोइंग, इसको नहीं लेना है, पर इस नोड के लिए ये भी इनकमिंग सिग्नल है, एरो की डायरेक्शन देखो, तो ये किसके इक्वल होगा, c इंटू माइनस h2। ये दोनों सिग्नल अलग हैं, यहां पर सिग्नल x और यहां पर सिग्नल है x माइनस CH2। तो इसीलिए ये नोड r है, ये नोड x है, एंड दिस इज अ हाइपोथेटिकल इनपुट नोड। अब बच्चों जो मेसन गेन होता है उसके थ्रू हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, वो ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होता है, सिग्नल एट आउटपुट नोड अपॉन सिग्नल एट इनपुट नोड। जो हम सिग्नल लेंगे वो लैप्लास में लेंगे, ये ध्यान रखना है। या फिर मेसन गेन फार्मूले के थ्रू मैं इंटरमीडिएट नोड अपॉन इनपुट नोड के बीच में भी ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है, मेसन गेन फार्मूले के थ्रू आउटपुट, आउटपुट क्या है यहां पर c, इनपुट नोड क्या है, ये जो हाइपोथेटिकल नोड है x, इसके बीच में रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं, ये लैप्लास में है। या फिर इंटरमीडिएट नोड, कोई भी इंटरमीडिएट नोड हो सकता है, इट कैन बी दिस वन, इट कैन बी दिस वन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूं, तो r अपॉन इनपुट नोड दैट इज x। अब इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें ये डायग्राम दिया गया था, मुझे ट्रांसफर फंक्शन किसके बीच में कैलकुलेट करना था, c अपॉन r। पर जब मेसन गेन फार्मूला लगाते हैं तो ये r क्या होना चाहिए, इनपुट नोड, पर ये r क्या है यहां पर इनिशियल नोड। तो c और r के बीच में मैं रेशियो कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगर मुझे मेसन गेन फार्मूला लगाना है तो मैं इनडायरेक्ट वे में ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करूंगा। मैं ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किसके बीच में करूंगा, पहले मैं c और x के बीच में कैलकुलेट करूंगा। मैं कर सकता हूं, x क्या है, इनपुट नोड अपॉन, अब मैं इंटरमीडिएट नोड मतलब ये जो r है और x के बीच में रेशियो कैलकुलेट करूंगा, r अपॉन x। ये s डोमेन में x ऑफ s, आप इस तरह से याद रखना। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लास्ट में क्या बचेगा, c ऑफ s अपॉन r ऑफ s। और हमें यही कैलकुलेट करना था। तो एक तरह से मैं मेसन गेन फार्मूला लगाऊंगा, पर मैं इसको इंडायरेक्ट वे में अप्लाई करूंगा। तो आपको याद क्या रखना है, मेसन गेन फार्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो इनपुट नोड होना चाहिए। यहां पर दिक्कत क्या होगी थी, जो ये स्टार्टिंग का नोड था वो इनपुट नोड नहीं था, तब मैंने इसको क्या बोला, दिस इज इनिशियल नोड, दिस इज इनिशियल नोड। तो इनपुट नोड करने के लिए इसको मैंने पीछे ड्रैग कर लिया और यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया x और गेन ले लिया +1। अब इसी तरह से आउटपुट नोड और सिंक नोड क्या होता है बच्चों, वैसे आउटपुट और सिंक नोड की जरूरत नहीं होती, जो लास्ट में हमें नोड दिखाई देता है वही आउटपुट नोड होता है, ये जो है आउटपुट नोड है। पर अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो डेफिनेशन क्या बोलती है, नोड दैट कंटेन इनकमिंग ब्रांचेस इज कॉल्ड आउटपुट नोड। वो नोड जो केवल इनकमिंग ब्रांचेस को ही कंटेन करता है, कोई भी आउटगोइंग ब्रांच कंटेन नहीं करता। पर यहां पर क्या दिक्कत आ रही थी, ये थी इनकमिंग पर ये थी आउटगोइंग ब्रांच, तो एक तरह से ये आउटपुट नोड नहीं हुआ। अगर मुझे इसको आउटपुट नोड बनाना है तो मुझे इसको आगे ड्रैग कर लेना है, इस तरह से गेन दे दिया +1। बच्चों जब मैं इसको आगे ड्रैग भी कर दूंगा, जो नया नोड बनेगा वो भी सी होगा, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम क्यों है, सी किसके इक्वल हुआ, इनकमिंग सिग्नल। इनकमिंग सिग्नल क्या है, दिस वन, एरो की डायरेक्शन देखो। फॉर एग्जांपल यहां पर नोड मैंने x से जूम कर लिया, तो सी किसके इक्वल हुआ, x इंटू जी।
तो ये सी किसके इक्वल हुआ, एक्स इंटू जी। सेम अब ये नोड बना लिया, मुझे यहां पर सिग्नल कैलकुलेट करना है, मैं सिग्नल कैलकुलेट कर देता हूं। तो इनकमिंग सिग्नल क्या है, सी इंटू गेन है 1, सी इंटू 1 सी, मतलब जो यहां पर सिग्नल था वो यहां पर मिला। तभी मैंने बोला था कि आउटपुट नोड के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, जो आपको लास्ट में दिखाई दे वही आउटपुट नोड होता है। पर अगर आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है तो डेफिनेशन बोलती है जहां पर केवल इनकमिंग ब्रांच हो। तो इस केस में आउट गोइंग ब्रांच भी थी, तो इसको मैंने आगे ड्रैग कर दिया, गेन दे दिया +1, यहां पर जो दोनों सिग्नल होंगे वो सेम ही है। तो सेम आउटपुट नोड का कंसेप्ट यहां पर लगाते हैं। तो बच्चों ये तो है इनपुट नोड, केवल एक ही आउटगोइंग ब्रांच है, एक से ज्यादा भी आउटगोइंग ब्रांच हो सकती है, इनकमिंग ब्रांच नहीं होनी चाहिए। दिस इज इनपुट नोड। सेम, क्या ये आउटपुट नोड है, मैंने आपको बोला था आप इसको आउटपुट नोड बोल सकते हो, इस पे कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलना है तो केवल इनकमिंग ब्रांच होनी चाहिए, यहां पर इनकमिंग भी है आउटगोइंग भी है, तो इसके लिए आप इसको आगे ड्रैग कर दो, +1 गेन लिखो, तो यहां पर सी ही आएगा, सी इंटू 1 सी। तो दिस इज आउटपुट नोड। अब बच्चों मिक्स नोड और चेन नोड क्या होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में जो भी नोड आते हैं उसको मिक्स नोड या चेन नोड बोलते हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने इनिशियल नोड स्टडी किया था, जैसे इस केस में जो ये स्टार्टिंग नोड था ये इनपुट नोड नहीं था, तो इसको मैंने क्या बोल दिया था, एक तरह से इनिशियल नोड, मतलब स्टार्टिंग नोड को मैंने बोल दिया था इनिशियल नोड। तो एक तरह से ये जो इनिशियल नोड होता है इट इज आल्सो मिक्स नोड एंड चेन नोड। तो मिक्स नोड और चेन नोड क्या होता है, द नोड हैविंग बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस, या सिंपली एक अनदर डेफिनेशन है, nodes that lie inside SFG signal flow graph and are neither input or nor output node। जैसे इस केस में ये है इनपुट नोड, ये है आउटपुट नोड। ये नोड क्या है, ये मिक्स नोड है, इनकमिंग भी है आउटगोइंग भी है, आप देख लो, और ये है इनकमिंग। ये नोड क्या है, ये भी मिक्स नोड है, दिस इज इनकमिंग, इस नोड के लिए ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है और ये आउटगोइंग है, तो दिस इज मिक्स नोड। तो सिंपली मिक्स नोड और चेन नोड क्या होते हैं, जो नोड इनपुट एंड आउटपुट नोड के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं मिक्स नोड। अगला है पाथ। ये पाथ क्या होता है, ट्रेवल्सल ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहां पर 4 नोड है, 1 2 3 4। अगर मुझे इस नोड से इस नोड के बीच में जाना है तो मैं थ्रू ब्रांच जाऊंगा, आप देख लो ये ब्रांचेस बनी है, या मैं इस नोड से इस नोड के बीच में जाऊंगा तो बीच में ब्रांचेस बनी है, तो ट्रेवर्सल ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम वन नोड टू अदर। अब पाथ कैसे लेना है बच्चों, पाथ के केस में आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि किसी भी नोड को एक से ज्यादा कंसीडर नहीं करना है। वाइल कंसीडरिंग ए पाथ नन ऑफ द नोड शुड बी ट्रेवर्स्ड ट्वाइस, ट्रेवर्स मतलब शुड बी कवर्ड ट्वाइस। फॉर एग्जांपल मुझे यहां से यहां जाना है, दिस इज इनपुट नोड दिस इज आउटपुट नोड, तो पाथ क्या होगा, मैं इस तरह से जा सकता हूं। अगर मैं इस तरह से जाता तो कौन कौन से नोड कवर होने थे, दिस वन 1 2 और ये जो आउटपुट नोड, तो दिस इज ए पाथ। कोई भी नोड एक से ज्यादा बार कवर नहीं हुआ। सेम बच्चों अगर मैं इस तरह से जाता, इस तरह से गया, एरो की डायरेक्शन देखना है, मैं यहां से यहां कैसे गया, एरो की डायरेक्शन में गया, एरो इस तरह से लगे थे। अगर मैं इस तरह से जाता, एरो की डायरेक्शन देखो, यहां पर एरो की डायरेक्शन इस तरह से होगी, मैं यहां से वापिस हो जाता, फिर ऊपर जाता। अब ये नोड 2 बार कवर हो चुका, पहली बार जैसे आगे गया, दूसरी बार जैसे पीछे गया, फिर मैं इस डायरेक्शन में आगे निकल गया। अब ये भी नोड 2 बार आ गया, पहली बार जैसे मैं आगे गया तब ये नोड आया, दूसरी बार जैसे मैं वापस घूमा फिर आगे गया तो ये नोड 2 बार आ गया, तो ये पाथ नहीं है, तो दिस इज नोट पाथ। पाथ क्या है, दिस वन, ट्रेवर्सल ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम वन नोड टू अदर। और कंडीशन क्या है, जैसे हम पाथ में चलेंगे तो एक नोड एक से ज्यादा बार कवर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉरवर्ड पाथ, अ पाथ दैट कनेक्ट इनपुट नोड टू आउटपुट नोड। जो पाथ इनपुट नोड और आउटपुट नोड को कनेक्ट करता है उसको बोला जाता है फॉरवर्ड पाथ। ये मेरे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है, इनपुट नोड कहां पर है, क्या ये इनपुट नोड है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने लिख दिया आर, क्या ये इनपुट नोड है बच्चों, इनपुट नोड नहीं है, क्यों नहीं है, आउट गोइंग है और साथ में इनकमिंग भी है, तो ये है इनिशियल नोड, स्टार्टिंग नोड मतलब इनिशियल नोड। इनपुट नोड कैसे बनाऊंगा, इसको पीछे ड्रैग कर दो, मैंने बताया था, यहां पर लिखो +1 और यहां पर अनदर नोड बनाओ, उसको लिख लिया x। अब पाथ कैसे होगा, इनपुट नोड से आउटपुट नोड, दिस इज आउटपुट नोड, आप इसको भी आउटपुट नोड बोल सकते हो। आउटपुट नोड में दिक्कत नहीं आती, क्यों नहीं आती, फॉर एग्जांपल यहां पर C है तो यहां भी सिग्नल C मिलेगा। तो फॉरवर्ड पाथ इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ जाना है, तो देखो कैसे जा सकते हैं, एरो की डायरेक्शन देखनी है, इस तरह से गए, एरो की डायरेक्शन इस तरह से गए, वापिस मैं मुड़ नहीं सकता, ये नोड 2 बार कवर हो जाएगा, इस तरह से गए,
नीचे में जा नहीं सकता, ये नोड 2 बार कवर हो जाएगा, सिंपली इस तरह से आगे चला जाऊंगा, तो दिस इज अ फॉरवर्ड पाथ। अगला है लूप, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अ पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट सेम नोड। ऐसा पाथ जो स्टार्ट और एंड एक ही नोड पे होता है उसको बोला जाता है लूप। बच्चों इसको देखो, यहां से शुरू हुआ एक पाथ, यहां गए यहां गए यहां गए यहां गए यहां गए यहां गए, यहीं पर एंड हो गया, तो दिस इज लूप। इसको देखो, यहां से गए, एरो की डायरेक्शन देखो, ये नोड फिर वापस मुड़े, एरो की डायरेक्शन देखो, यहीं पर ही जाके खत्म, दिस इज लूप, अ पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट सेम नोड। या पे एक और बात याद रख सकते हो, लूप के केस में जो स्टार्टिंग नोड है वो 2 बार कवर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टार्टिंग नोड था, यहां से चले, इस नोड में गए, फिर वापिस आए, यहीं पर ही खत्म, ये नोड 2 बार आ चुका है। जैसे इसको देखो, यहां से चले, इस नोड पे पहुंचे, फिर वापिस आए, इस नोड पे आके यहीं रोक देना है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सेप्ट स्टार्टिंग नोड दैट इज दिस वन एंड दिस वन, none of the node should be appear more than once in a loop. Next is self loop. What is self loop? Start and end at same node without passing through any another node. जैसे इसको देखो, इस नोड से चले, एक लूप बनी, इसी नोड में खत्म हो गई, किसी दूसरे नोड के पास नहीं पहुंची, दिस इज सेल्फ लूप। इसको देखो, यहां से चले, इसी नोड में जाके रुक जाना है, तो दिस इज सेल्फ लूप। यहां पे चले, इसी नोड पे जाके रुक जाना है, किसी और नोड में नहीं गए, दिस इज सेल्फ लूप। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो आपको याद रखने हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ लूप इनिशियल नोड पे बन जाती है, फॉर एग्जांपल ये है इनिशियल नोड, इनिशियल नोड क्यों बोला, आउटगोइंग ब्रांच भी है और ये इनकमिंग ब्रांच भी है, ये इनपुट नोड नहीं है, दिस इज इनिशियल नोड। सेल्फ लूप एट इनिशियल नोड ऑफ यूनिटी और नॉन यूनिटी गेन कैन बी इग्नोर्ड एंड आंसर विल रिमेन सेम। मतलब अगर एग्जाम में इस तरह से सिग्नल फ्लो ग्राफ बना है और ये है स्टार्टिंग नोड दैट इज इनिशियल नोड, अगर यहां पर सेल्फ लूप बन जाती है, गेन 1 भी हो सकता है या 1 से ज्यादा भी हो सकता है, नॉन यूनिटी गेन, उस केस में ये जो लूप है इसको आपको इग्नोर कर देना होता है कैलकुलेशन में, आंसर में कोई चेंज नहीं पड़ेगा। जैसे इसको मैंने इग्नोर कर दिया, अब ये नोड क्या बन चुका है, बाय डिफॉल्ट इसमें ये इनपुट नोड ही बन गया है, अब ये इनपुट नोड है, केवल आउटगोइंग ब्रांच है। तो याद क्या रखना है, सेल्फ लूप्स एट इनिशियल नोड्स ऑफ यूनिटी और नॉन यूनिटी गेन कैन बी इग्नोर्ड एंड आंसर विल रिमेन सेम। अगर इनिशियल नोड में इस तरह से लूप बन जाती है, सेल्फ लूप, मैं केवल सेल्फ लूप की बात करता हूं, गेन 1 भी हो सकता है या 1 से ज्यादा या कम भी हो सकता है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। पर बच्चों सेल्फ लूप ऑन द डिफाइंड आउटपुट नोड्स आर वैलिड लूप्स, पर जो आउटपुट नोड, फॉर एग्जांपल ये आउटपुट नोड है, अगर यहां पर सेल्फ लूप बनी है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अब इस केस में इंटरमीडिएट नोड पे सेल्फ लूप बनी है, इसको भी इग्नोर नहीं करना है, तो आउटपुट नोड पे सेल्फ लूप को इग्नोर नहीं करना है। अगर इनिशियल नोड पे सेल्फ लूप बन जाती है तो उसको इग्नोर कर देना है। सेम बच्चों अगर इस तरह से होता, ये थी इनिशियल लूप और यहां से इस तरह से भी एक सिग्नल दिया होता, इस तरह से सेल्फ लूप बनी इनिशियल नोड में, इनिशियल नोड में सेल्फ लूप को मैंने कर दिया इग्नोर। अब क्या ये इनपुट नोड है, अभी भी ये इनपुट नोड नहीं है, एक ब्रांच यहां पर गई आउटगोइंग, पर यहां पर इनकमिंग ब्रांच भी है, तो फिर आगे मैं क्या करूंगा, इसको अगेन पीछे ड्रैग कर लूंगा और यहां पर गेन लूंगा +1 और यहां पर जो नोड लूंगा हाइपोथेटिकल इनपुट नोड, उसको मैं लूंगा x। अब इस सेल्फ लूप को यहां दोबारा से कंसीडर मत कर लेना, इसको इग्नोर कर दिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। आगे है नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स क्या होता है, 2 or more loops are said to be a non-touching loop if they have no common node, उनमें कोई भी कॉमन नोड नहीं है। जैसे इन 2 लूप्स को देखो बच्चों, एक लूप ये है, दिस इज लूप, दूसरी लूप ये है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन नोड है, कोई भी कॉमन नोड नहीं है, तो इसको बोल दिया नॉन टचिंग लूप। 2 or more loop are said to be a non-touching loop if they have no common node। अब मेसन गेन फार्मूला कैसे लगाना है, मेसन गेन फार्मूला यूज होता है ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, इट इज रेशियो ऑफ CS अपॉन RS, या मैं क्या बोल सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ मेसन गेन फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द लैप्लास ऑफ आउटपुट नोड सिग्नल, मैं लिख दिया आउटपुट नोड सिग्नल अपॉन इनपुट नोड सिग्नल।
मतलब जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो होना चाहिए इनपुट नोड। इसी तरह से मेसन गेन फार्मूले के थ्रू हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन लैप्लास ऑफ इंटरमीडिएट नोड सिग्नल अपॉन इनपुट नोड सिग्नल। एक तरह से आपको याद रखना है जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वो होती है इनपुट नोड, और ये किसके इक्वल होती है, पी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन। अब पी के क्या होता है, गेन ऑफ केथ फॉरवर्ड पाथ, और एन होता है कितने फॉरवर्ड पाथ दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एन है मेरे पास 3, के 1 से लेके 3 तक वेरी करेगा, तो कितने फॉरवर्ड पाथ हुए 3, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो एक तरह से पी के क्या हुआ, गेन ऑफ केथ फॉरवर्ड पाथ, और कितने फॉरवर्ड पाथ हैं वो इस एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये के कहां से कहां वेरी करेगा, के वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू एन। अगर एन की वैल्यू में 3 ले लेता हूं तो कितने फॉरवर्ड पाथ हो गए 3, तो उस केस में मुझे डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 कैलकुलेट करने हैं। अब ये लैम्डा के क्या होता है, वैल्यू ऑफ लैम्डा बाय रिमूविंग ऑल द लूप्स दैट टच पी के। अब इसका क्या मतलब होता है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको तब क्लियर हो जाएगा, इस टाइम आपने यही याद रखना है। अब बच्चों ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है डेल्टा, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स प्लस, यहां माइनस तो यहां प्लस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, फिर आगे माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, इसके आगे फिर आएगा प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ, फिर आएगा 4 नॉन टचिंग लूप, इसी तरह से आगे चलना है। तो दिस इज ये जो डेल्टा है, और इस डेल्टा के की वैल्यू कैसे मिलती है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा बाय रिमूविंग ऑल द लूप्स दैट टच पी के। अब बच्चों जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है, मेसन गेन फार्मूले के थ्रू हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। मेसन गेन फार्मूले के केस में जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो इनपुट नोड होनी चाहिए, और जो न्यूमरेटर में है वो आउटपुट नोड सिग्नल भी हो सकता है या फिर इंटरमीडिएट नोड सिग्नल भी हो सकता है। We have to calculate the transfer function by using Mason gain formula. We have given signal flow graph. अगर मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ को देखता हूं तो यहां पर नोड्स दिए गए हैं y1, y2, y3, y4, y5। अब ये जो y1 है दिस इज इनपुट नोड। इनपुट नोड क्यों है, यहां पर आप देख सकते हो केवल एक आउटगोइंग ब्रांच है। आउटपुट नोड के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, जो लास्ट का नोड होता है वो आउटपुट नोड होता है। पर अगर मैं आउटपुट नोड की डेफिनेशन देखता हूं तो आउटपुट नोड में केवल इनकमिंग ब्रांच होनी चाहिए। ये बाई 5 है, इसको आगे ड्रैग कर लिया है, तो दिस इज बाई 5, और ये गेन कितना होता है 1। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है बिटवीन y5 अपॉन y1 और साथ में बिटवीन y5 अपॉन y3। मेसन गेन फार्मूले के केस में ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लैप्लास ऑफ द आउटपुट सिग्नल एट आउटपुट नोड अपॉन, दिस इज आउटपुट नोड अपॉन इनपुट नोड। ये जो इनपुट नोड है ये असेंशियल कंडीशन है मेसन गेन फार्मूले के केस में। तो सिंपली जो डिनोमिनेटर में टर्म होनी चाहिए वो इनपुट नोड होनी चाहिए, और इनपुट नोड क्या होता है, यहां पर केवल आउटगोइंग ब्रांच हो। आप देख लो बाई के 1 के आगे आउटगोइंग ब्रांच है। अब करना कैसे है, मेसन गेन फार्मूले के केस में ये जो नोड्स होते हैं उसमें आपने नंबरिंग कर लेनी होती है। ये जरूरी नहीं है कि नंबरिंग करनी है, पर नंबरिंग करके इजी हो जाता है। तो इसको मैंने 1 असाइन कर दिया, इसको 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ये बाई 5 है तो दिस इज अगेन 5, ये दोनों सेम है। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा y5 अपॉन y1, मतलब y5 आउटपुट नोड एंड दिस इज इनपुट नोड y1। इसके लिए पहले कैलकुलेट किए जाते हैं फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ कैसे है बच्चों, इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ चलना है। हमें रेशो किसके बीच में कैलकुलेट करनी है, बिटवीन y5 एंड y1। तो ये y1 है इनपुट नोड और ये y5 है आउटपुट नोड। तो इनपुट नोड से आउटपुट नोड कैसे चल सकते हैं, अगर मैं एरो की डायरेक्शन देखता हूं तो एक पाथ इस तरह से है, 1 टू 2 गए, एरो की डायरेक्शन देखो, 2 टू 3 गए, 3 टू 4 गए, 4 टू 5 गए। मतलब मैं कैसे लिखूंगा, P1 में कैसे गए, आपने इस तरह से नंबरिंग कर लेनी है, 1 टू नोड 2, टू नोड 3, टू 4, टू 5।
इज इक्वल टू, अब जितने भी गेन रास्ते में आते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4, आगे ये है +1, तो सिंपली G1 G2 G3 G4। अब कोई और फॉरवर्ड पाथ है, अब देख लो ये भी फॉरवर्ड पाथ है। फॉरवर्ड पाथ की कंडीशन क्या है कि नोड को एक से ज्यादा रिपीट नहीं करना है, तो मैं इस तरह से भी जा सकता हूं, इस तरह से। आप देख लो एरो की डायरेक्शन देखो, इस तरह से गए, ऊपर एरो की डायरेक्शन देखो, फिर ऊपर को हो गए, अगेन इस तरह से। तो ये P2 पाथ क्या है, 1 to 2, 1 to 2 नोड गए, फिर 2 से आगे सीधे यहां से आप देखो इस पाथ में, इस लूप को देखो, सीधे चले गए 2 to 5। गेन कौन कौन से आए, G1 और साथ में ये जो है G5, तो G1 एंड G5। अब कोई और फॉरवर्ड पाथ है, और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है, आप देख सकते हो केवल यही 2 फॉरवर्ड पाथ है। एक किस तरह से था और दूसरा इस तरह से था। फॉरवर्ड पाथ मतलब इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक पहुंचना है, केवल यही 2 पाथ हैं और कोई पाथ नहीं है। अगर मैं इस तरह से चलता, अब एरो की डायरेक्शन है नीचे को, अगेन मैं ऊपर आता, अब ये नोड 2 बार कवर हो चुका है। फॉरवर्ड पाथ के केस में जो कोई भी नोड है वो सिंगल बार कवर होना चाहिए, तो एक तरह से ये पाथ नहीं है। अब मेसन गेन फार्मूला क्या होता है, CS/RS इज इक्वल टू समेशन K इज इक्वल टू 1 to N। ये N क्या है, फॉरवर्ड पाथ। इस क्वेश्चन में कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, केवल 2 फॉरवर्ड पाथ हैं, तो N की वैल्यू होगी 2। तो मैं कैसे लिखूंगा, K की वैल्यू 1 रखता हूं, P1 डेल्टा 1, तो आप देख लो P1 डेल्टा 1 प्लस फिर K की वैल्यू रखेंगे 2। K को कहां से कहां वेरी करना है, फ्रॉम 1 to 2। कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, 2। N क्या बताता है, फॉरवर्ड पाथ, और इस केस में जो फॉरवर्ड पाथ है वो केवल 2 है, एक P1 है और दूसरा P2, तो प्लस P2 लैम्डा 2 अपॉन ये जो लैम्डा है। अब बच्चों इस लैम्डा को कैसे कैलकुलेट करना है, टू फाइंड लैम्डा, उसके लिए मुझे पहले लूप्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो लूप कौन कौन सी हैं, एक लूप देखो बच्चों, लूप क्या होता है, जिस नोड से स्टार्टिंग हुई उसी नोड पे स्टॉप कर देना है। जैसे मैं इसको देखता हूं, यहां से चले इस नोड में पहुंचे, फिर यहां से चले, एरो की डायरेक्शन देखो, यहीं पर ही स्टॉप हो गए, तो दिस इज ए लूप। तो मैंने लिखा L1, तो L1 लूप कैसे कैसे गए, ये नोड लिख लिया मैंने 2 2 3, ये नंबरिंग लिख लेनी है, थोड़ी देर में बताऊंगा इस नंबरिंग का क्या बेनिफिट है। ये जरूरी नहीं है कि ये नंबरिंग आपने कर देनी है, आपकी मर्जी, आप नंबरिंग मत लिखो, पर नंबरिंग का बेनिफिट रहता है। इज इक्वल टू गेन क्या क्या है, आप देख लो इस लूप में गेन क्या क्या है, G2 इंटू माइनस H2, G2 इंटू H2 और साथ में माइनस। इसी तरह से और लूप देखते हैं, इस नोड से स्टार्ट हुए लूप वहीं पर ही खत्म होती है और इसी नोड में खत्म हो गए, तो L2 लूप कैसे कैसे पहुंचे, फ्रॉम 4 to 5, आगे फिर 4 क्या है कॉमन, 4 to 5। गेन कैसे मल्टीप्लाई होंगे, G4 इंटू माइनस H4, डेट इज G4 H4, इस H4 के कारण जो माइनस है वो बाहर लिख लिया है। इसी तरह से बच्चों एक लूप ये भी है, आप देखो ये जो सेल्फ लूप है, आउटपुट नोड में जो सेल्फ लूप बनी है, ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट में बताया, ये दोनों नोड एक तरह से आउटपुट नोड हैं। इनपुट नोड में प्रॉब्लम होती है, आउटपुट नोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इसको भी आउटपुट नोड बोल सकते थे, अब यहां पर इसको आगे ड्रैग कर लिया है, तो ये भी आउटपुट नोड है। अगेन इस लूप को देखो, यहां से चले यहीं पर ही खत्म, अगेन दिस इज सेल्फ लूप एक तरह से, तो 5 नोड से शुरू हुए 5 में ही खत्म, तब इसको बोला सेल्फ लूप, मतलब किसी और नोड में नहीं गए। गेन क्या होगा, माइनस H3। इसी तरह से कोई और लूप है, अगर मैं इस लूप को देखता हूं, इस नोड से चले बच्चों ध्यान से देखना, यहां से चले, एरो की डायरेक्शन में चलना है, ये जो एरो की डायरेक्शन इस तरह से चले, यहां से वापिस हो गए, 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 और यहीं पर स्टॉप कर देना है। अगेन दिस इज लूप, तो इसको मैं लिखता L4। L4 मतलब पहले मैं नंबर लिख ली 2 3 4 5, 2 3 4 5। गेन क्या क्या है, G2 इंटू G3, G2 इंटू G3, आगे है G4, और जब रिटर्न में आए तो ये जो एरो है इसके ऊपर गेन लिखा माइनस H1, डेट इज माइनस बाहर आ गया H1। इसी तरह से कोर लूप है, इस तरह से चले, एरो की डायरेक्शन में चलना है, इस तरह से गए,
अगेन फिर वापिस आए, ये पाथ देखो, अगेन दिस इज लूप, यहीं पर स्टॉप, तो दिस इज लूप, तो दिस इज L5। L5 में कैसे गए, 2 5 नोड देखो नंबरिंग है 2 5, अगेन यहां से फिर वापिस 2, वो मैं लिखूंगा नहीं, जस्ट 2 to 5 लिखूंगा। देखो 2 5 फिर वापिस गए तो अगेन दिस इज 2, तो 2 नहीं लिखा मैंने, 2 5 लिखा। इज इक्वल टू गेन, मतलब यहां से चलो G5 इंटू माइनस H1, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा H1। पर जो अगला स्टेप क्या होता है, हमें 2 नॉन टचिंग लूप्स देखनी होती हैं। ऐसी कौन सी लूप हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करती। अब डायरेक्टली देखो, अब यहां से देख सकते हो ये दोनों लूप एक दूसरे को टच नहीं करती, तो कैसे लिखोगे, या आप यहां से भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं L1 को चेक करूंगा, आपने नंबरिंग देखनी है, पहले मैं L1 और L2 के बीच में चेक करूंगा, 2 3 यहां पर था 4 5, कोई भी कॉमन नोड नहीं है, दिस इज 2 3 दिस इज 4 5, मतलब L1 और जो L2 है दीज आर 2 नॉन टचिंग लूप। और आप देख भी सकते हो ये L1 थी और ये L2 थी, ये एक दूसरे को टच नहीं करती थी, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, L1 एंड L2 दीज आर 2 नॉन टचिंग लूप। और ये किसके इक्वल होगा, अब बच्चों गेन को मल्टीप्लाई कर देना, आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो एक तरह से G2 H2 G4 H4। L1 का L2 के साथ चेक कर लिया, L1 का L3 के साथ चेक करो, 2 3 था, यहां पर था 5, कोई भी नोड कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को टच नहीं करती। आप देख लो दिस इज L1 एंड दिस इज L3, तो नंबरिंग का ये बेनिफिट रहता है, आप यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, दिस इज L3 लूप, दिस इज L1 लूप। तो मैं कैसे लिखूंगा, अगेन L1 एंड L3, कौन कौन से गेन आएंगे इस केस में, अब यहीं से देख लो, माइनस G2H2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक तरह से G2H2 इंटू H3। अब L1 का L4 के साथ देखो 2 3 है, 2 3 यहां पर रिपीट हो गया, चेक करने की नीड नहीं है। इसी तरह से L1 L5 2 3, तो यहां पर 2, मतलब ये एक दूसरे को टच करती हैं, हमें फाइंड आउट करना है नॉन टचिंग लूप, इसलिए L2 के लिए चेक कर लेते हैं, 4 5 यहां पर 5, मतलब ये एक दूसरे को टच करती हैं। L2 का L4 के साथ देखते हैं, 4 5 मतलब ये टच करती हैं। L2 का L5 के साथ देख लेते हैं, 4 5 5 यहां पर आ गया, मतलब टच करती हैं। अगेन L3 का चेक कर लेते हैं, नीचे वालों के साथ चेक करना है, ऊपर वालों को ऑलरेडी चेक हो चुका है। L3 L4 चेक करते हैं, 5 5 मतलब ये टच करती हैं। L3 का L5 के साथ देखते हैं, 5 5 मतलब ये टच करती हैं। इसी तरह से 4 और 5 के बीच में देख लेते हैं, 2 5 कॉमन है। नंबरिंग का ये बेनिफिट रहता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो, या फिर आप डायग्राम से देख सकते हो कि कौन सी 2 लूप हैं जो नॉन टचिंग है। तो यहाँ पर यही लूप आई, एक आई L1 एंड L2, दूसरी आई L1 एंड L3, दिस इज L1 एंड L2, ये एक दूसरे को टच नहीं करती। देख लो ये लूप और ये लूप, यहाँ पर कोई कॉमन नोड नहीं है, ये टच नहीं करती। इसी तरह से L1 और L3 भी आपस में टच नहीं करती। अब अगले स्टेप में क्या करना है, मुझे 3 नॉन टचिंग लूप्स कैलकुलेट करना है। 3 नॉन टचिंग लूप, क्या इसमें 3 नॉन टचिंग लूप है बच्चों, इसमें कोई भी ऐसी 3 लूप्स नहीं है जो आपस में टच नहीं करती, नो डाउट 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं जो आपस में टच नहीं करती, जैसे L1 और L2, L1 और L2 ये एक दूसरे को टच नहीं करते थे, L1 और L3 ये आपस में टच नहीं करते थे। अब मुझे 3 लूप्स कैलकुलेट करनी है जो एक दूसरे को टच नहीं करती। यहां पर ऐसी कोई भी 3 लूप्स नहीं है जो एक दूसरे को टच नहीं करती, तो यहां पर लगा लेना है क्रॉस। अब मुझे कैलकुलेट करना है ये डेल्टा। इस डेल्टा को कैसे कैलकुलेट करते थे, ऑलरेडी मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, दिस डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ लूप ऑफ ऑल गेन्स। तो ये जो लूप्स हैं इन सभी के गेन को ऐड कर देना है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं G2H2 माइनस G4H4 माइनस H3 माइनस G2 G3 G4 H1, यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं माइनस G5 H1, यहां ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, यहां पर माइनस साइन था, अब आ जाएगा प्लस। आगे प्लस क्या आ जाएगा, आगे फार्मूला होता था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो सिंपली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, तो ये जो गेन है अब इनको ऐड कर देना है। तो ये गेन कौन कौन से हैं, G2H2 G4H4 प्लस अब ये जो गेन है
G2H2H3, आगे आएगा माइनस। अब आगे आएगा 3 नॉन टचिंग लूप। अब कोई भी यहां पर 3 नॉन टचिंग लूप नहीं था, तो स्टेप यहीं पर ही रोक देना है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा। अब मुझे कैलकुलेट करना है ये जो डेल्टा के है। पहले P1 के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा डेल्टा 1। अब डेल्टा के क्या होता है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ऑल द लूप्स टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। इसका क्या मतलब है बच्चों? मुझे फॉर एग्जांपल डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है। ये वो डेल्टा की वैल्यू होगी, और डेल्टा इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, ये वो डेल्टा की वैल्यू होगी जिसमें जो लूप्स इस P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करेंगी, उसके थ्रू इस डेल्टा की कैलकुलेशन होगी। अब मुझे डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है, तो मैं P1 फॉरवर्ड पाथ को देखता हूं, यहां पर नंबरिंग की 1 2 3 4 5। अब क्या ये सारी की सारी लूप L1 L2 L3 L4 L5, आप फिगर से भी देख सकते हो या नंबरिंग से भी देख सकते हो, क्या ये सारी की सारी लूप्स इस P1 फॉरवर्ड पाथ को टच करती हैं? तो बच्चों आप देख लो, अगर मैं फिगर से देखता हूं तो P1 फॉरवर्ड पाथ था इस तरह से। अब कोई भी लूप देख लो, ये सारी की सारी लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच करती थी। आप इस लूप को देखो, इस लूप को देखो, इस लूप को देखो, इस लूप को देखो, या फिर इस लूप को देखो, ये सारी की सारी लूप फॉरवर्ड पाथ को टच करती थी। अगर मैं नंबर से देखता हूं तो मुझे बस ये चेक करना है 2 3, क्या ये प्रेजेंट है? यस 2 3 प्रेजेंट है। 4 5 प्रेजेंट है। जरूरी नहीं ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, कि अगर कोई एक भी प्रेजेंट हो गया मतलब टच करती है। 5 तो 5 प्रेजेंट है। 2 3 2 ही आ गया यहाँ पर। 2 5 तो यहाँ पर 2 5 भी प्रेजेंट है। मतलब ये सारी की सारी लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच करती हैं। इसमें से ऐसी कोई भी लूप नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती हैं। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस, अब ऐसी कोई भी लूप नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, तो ये आ जाएगा 0, दैट इज 1। इसी तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेल्टा 2। अब फॉरवर्ड पाथ क्या है? P2। अगेन ऐसी कौन सी लूप्स हैं, ये जो लूप हैं जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती? बच्चों अगर मैं फिगर से देखता हूं तो पाथ था इस तरह से। कोई भी लूप उठा लो, कोई भी लूप उठा लो, इस फॉरवर्ड पाथ को टच करेंगी। अब देख सकते हो ये लूप इसने यहां टच किया, ये जो लूप थी इसने यहां पर टच किया, इसी तरह से ये लूप थी इसने यहां पर टच किया। सारी की सारी लूप टच करती हैं। या आप नंबरिंग से देख सकते हो, यहां पर था 1 2 5, तो 2 3 2 प्रेजेंट है। 4 5 5 यहां पर प्रेजेंट है। 5 5 यहां पर प्रेजेंट है। 2 3 4 5 2 प्रेजेंट है। 2 5 2 5 प्रेजेंट है। तो मतलब ये जो डेल्टा 2 है ये क्या होगा? 1 माइनस, अब सारी की सारी लूप इस P2 फॉरवर्ड पाथ को टच करती है, तो ये भी 0 आएगा। तो एक तरह से ये डेल्टा के क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ऑल द लूप्स टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। तो अब मुझे रेशो कैलकुलेट करनी थी बाई 5 अपॉन बाई 1, मुझे यूज करना था मेसन गेन फार्मूला। तो आंसर क्या आएगा? P1। अब P1 क्या था? P1 मैंने ये कैलकुलेट किया था, G1 G2 G4 G5। तो लिख लो G1 G2 G4 G5 इनटू डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या था? 1, तो सिंपली 1 लिख लिया, प्लस अगला फॉरवर्ड पाथ था G1 G5, यहां पर 2 फॉरवर्ड पाथ थे। अब ये जो डेल्टा 2 था ये अगेन 1 था, अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा में क्या आ जाएगा? ये जो सारे का सारा एक्सप्रेशन था वो यहां पर लिख लेना है। आप देख सकते हो ये वैल्यू मैंने यहां पर लिख ली। तो दिस इज ट्रांसफर फंक्शन। तो बाई 5 अपॉन बाई 1 मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है बाई 5 अपॉन बाई 3। अब दूसरा मुझे बोला गया था बाई 5 अपॉन बाई 3। अब बच्चों जब हम ट्रांसफर फंक्शन मेसन गेन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये नोड इनपुट नोड होना चाहिए। अब क्या बाई 3 इनपुट नोड है? इनपुट नोड की कंडीशन क्या होती है? केवल आउटगोइंग ब्रांच होनी चाहिए। अगर मैं इसको देखता हूं तो दिस इज आउटगोइंग ब्रांच, पर यहां पर इनकमिंग ब्रांच भी है। तो एक तरह से डायरेक्टली मैं मेसन गेन फार्मूला नहीं लगा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? मैं इनडायरेक्ट वे में इसको कैलकुलेट करूंगा। वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं सिंपली पहले रेशियो कैलकुलेट करूंगा बाई 5 अपॉन बाई 1, फिर मैं रेशियो कैलकुलेट करूंगा बाई 3 अपॉन बाई 1। मतलब अब मैं इसको आउटपुट नोड कंसीडर करूंगा। आपको पता है मेसन गेन फार्मूले के केस में हम इंटरमीडिएट नोड और इनपुट नोड के बीच में भी ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इसको आउटपुट नोड लूंगा बाई 3,
अपॉन ये इनपुट नोड है बाई वन। ये इनपुट नोड क्यों है, यहाँ पर केवल आउटगोइंग ब्रांच है। अब बाई वन और बाई वन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, बाई फाइव अपॉन बाई थ्री। तो एक तरीके से मुझे ये कैलकुलेट करना था, पर मैं इसको इनडायरेक्ट वे में कैलकुलेट करूंगा। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा बाई थ्री अपॉन बाई वन। बाई फाइव और बाई वन अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था। बाई फाइव और बाई वन के बीच की जो रेशियो थी अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो सिंपली मैं बाई थ्री अपॉन बाई वन के बीच की रेशियो कैलकुलेट करूंगा। मतलब ये आउटपुट नोड है, ये है इनपुट नोड। अब फॉरवर्ड पाथ कौन सा हुआ, पहला स्टेप क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करना। ये आपको पता है, फॉरवर्ड पाथ कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। अब आप मुझे बताओगे इस नोड से इस नोड में कैसे जा सकता हूं। ये है आउटपुट नोड, केवल एक ही पाथ है इस तरह से, और कोई भी पाथ नहीं है। आपने एरो की डायरेक्शन भी देखनी है, एक ही पाथ है। तो एक फॉरवर्ड पाथ बना P1। मैंने बोला आपने नंबरिंग लिख लेनी है, नंबरिंग का बेनिफिट रहता है। इसको मैंने क्या बोला था, 1 2 3 4 5, और अगेन दिस इज 5। तो नंबरिंग क्या हुई, 1 2 3। और ये पाथ कौन सा बना, और पाथ में गेन को मल्टीप्लाई कर देते हैं G1 इंटू G2। बच्चों ये गलती मत कर देना। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे गया, मुझे यहां से यहां जाना है, एरो की डायरेक्शन देखो, मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे वापिस आया, यहां आया, पर यहां ये नोड अब 2 बार कवर हो चुका, मतलब ये फॉरवर्ड पाथ नहीं है। या फिर आप ऐसे बोलो, अगर मैं ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, ऐसे, पर एरो की डायरेक्शन देखो ये ऑपोजिट हो चुकी है, एरो की डायरेक्शन में जाना है। तो यहां पर केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ है, दैट इज G1 एंड G2। यहां पर एक ही फॉरवर्ड पाथ है, वो है G1 और G2। कोई और फॉरवर्ड पाथ है नहीं है, और फॉरवर्ड पाथ नहीं है। इसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो डेल्टा होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरवर्ड पाथ। डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरवर्ड पाथ। इसका क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बाई फाइव और बाई वन के लिए ये जो डेल्टा कैलकुलेट किया था, वही डेल्टा यहां पर यूज होगा। तो सिंपली मैंने लिख दिया डेल्टा, अभी हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले। जो ये डेल्टा होता है वो फॉरवर्ड पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब पहले मैंने 5y और y1 के बीच में रेशो कैलकुलेट की थी, तो उस टाइम पे जो डेल्टा आया था सेम डेल्टा मिलेगा अगर मैं बाई 3 और बाई 1 के बीच रेशो कैलकुलेट करता हूं। या मैं बोल सकता हूं अगर मैं बाई 4 और बाई 1 के बीच में रेशो कैलकुलेट करता हूं, जो डेल्टा है वो सेम रहेगा, वो फॉरवर्ड पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो फार्मूला लगा देते हैं। इस केस में फॉरवर्ड पाथ कितने हुए, 1, तो n हुआ 1, तो क्या बनेगा, P1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। अब बच्चों ये कैलकुलेट करना है डेल्टा 1। ये डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट होगा, जर्नल में डेल्टा के क्या होता है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा obtained by removing all the loops touching kth फॉरवर्ड पाथ। इसका क्या मतलब है, अब मेरे पास है ये फॉरवर्ड पाथ, अब कौन सी लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती है, तो बच्चों आप देख सकते हो एक ये लूप इसको टच नहीं करती, दूसरी ये भी लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, और जो बाकी लूप है इस फॉरवर्ड पाथ को टच करती हैं। आप देख लो, अगर मैं इस लूप को देखता हूं तो यहां पर टच कर दिया, अगर इसको देखता हूं तो यहां पर तो दोनों नोड में टच कर दिया। केवल यही दो लूप हैं जो उसको टच नहीं करती। तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे फार्मूला पता है। तो डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट होगा, 1 माइनस सम ऑफ गेन ऑफ लूप्स। अब वो कौन सी लूप होंगी जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करेंगी, एक तो ये है, तो मैंने सिंपली लिख दिया G4 इंटू माइनस H4, G4 इंटू H4 प्लस एक ये है माइनस H3। आप देखो गेन, तो अगेन माइनस H3। इसके आगे क्या होता था फार्मूला, प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। अब ऐसी कौन सी टू नॉन टचिंग लूप्स है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। बच्चों एट ए टाइम ऐसी कोई भी दो नॉन टचिंग लूप्स नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, नो डाउट ये दो लूप्स हैं जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, पर एट ए टाइम ऐसी कोई दो नॉन टचिंग लूप्स नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। अब ये जो दो लूप हैं ये तो एक दूसरे को टच करती हैं, ऐसे कोई भी टू नॉन टचिंग लूप्स नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, तो ये एक तरह से आ जाएगा 0। तो बच्चों एक तरह से ये लैम्डा 1 क्या आया,
1 माइनस, मैंने अंदर ही लिखा G4 H4 माइनस H3। अब 3 के लिए तो आगे चेक करने की नीड ही नहीं है, तो सेम अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, P1 क्या था, G1 इंटू G2। अब ये जो डेल्टा 1 था, ये क्या आया है, दिस वन, 1 माइनस को अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, G4 H4 माइनस है प्लस H3 अपॉन ये जो था, ये जो डेल्टा, ये फॉरवर्ड पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये क्या है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट किया था। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, दिस वन बाई 5 अपॉन बाई 3। तो इसको मैंने बोला कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहले मैंने रेशियो कैलकुलेट करूंगा बाई 5 अपॉन बाई 1। मेसन गेन के केस में ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है ये इनपुट नोड होना चाहिए। फिर आगे मैंने कैलकुलेट किया था y3 अपॉन बाई 1, मतलब इसको आउटपुट नोड ले लिया और ये था इनपुट नोड, बाई 3 अपॉन बाई 1। अब बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने बाई 5 अपॉन बाई 1 कैलकुलेट किया था। बाई 5 और बाई 1 क्या था, उसको मैं लिख लेता हूं। बाई 5 और बाई 1 क्या था, वो था बच्चों दिस वन, G1 G2 G3 G4 प्लस G1 G5 अपॉन, इसको एज इट इज लिख लेना है। ऐसा क्यों लिखना अभी बता देता हूं। अभी मैंने कैलकुलेट किया बाई 3 अपॉन बाई 1, बाई 3 ये था G1 G2 1 प्लस G4 H4 प्लस H3 अपॉन ये जो डेल्टा था, ये दोनों डेल्टा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर क्या बनेगा, दिस वन। तो बच्चों मेसन गेन फार्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है, विद द हेल्प ऑफ मेसन गेन बी कैन कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। पर एक कंडीशन, मेसन गेन के केस में ये जो इनपुट है सिंपली ये इनपुट नोड होना चाहिए। इनपुट नोड मतलब वो नोड होना चाहिए जहां पर केवल आउटगोइंग ब्रांचेस हो। इसी तरह से अगर मुझे यहां पर पूछा गया था बाई 5 अपॉन बाई 3, बाई 5 अपॉन बाई 3, अब ये बाई 3 इनपुट नोड नहीं था, तो इसको मैंने इनडायरेक्ट वे में कैसे कैलकुलेट किया, मैंने बाई 5 और बाई 1 के बीच में पहले रेशो कैलकुलेट की, फिर मैंने इसको आउटपुट नोड ले लिया, बाई 3 अपॉन बाई 1 के बीच में रेशो कैलकुलेट की, ये बाई 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बाई 5 और बाई 3। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो होता है डेल्टा, ये डेल्टा फॉरवर्ड पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। आप कोई भी फॉरवर्ड पाथ ले लो, इस डेल्टा की कैलकुलेशन सबके लिए सेम रहेगी। इसीलिए जब मैंने बाई 5 अपॉन बाई 3 कैलकुलेट किया था, उस केस में डेल्टा डेल्टा एक दूसरे से कैंसिल हो गए थे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ और सिस्टम। ये एक सिग्नल फ्लो डायग्राम दिया गया है, हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स। इसी तरह से हमें CS और RS के बीच में रेशो कैलकुलेट करनी है, ये एक तरह से है ट्रांसफर फंक्शन। इस केस में जो RS है दिस इज इनपुट नोड, केवल आउटगोइंग ब्रांच है। इसी तरह से ये जो नोड है दिस इज आउटपुट नोड, आप देख सकते हो केवल इनकमिंग ब्रांच है। इस केस में ये जो दो नोड है, फॉर एग्जांपल दिस इज नोड दिस इज नोड, इसके बीच में जो गेन है वो नंबर में दिया गया है, दिस इज 5 दिस इज 4 -1 2। मैंने क्या बताया था, जो नोड्स होते हैं नोड्स को नंबर से रिप्रेजेंट कर लिया करो, पर यहाँ पर गेन नंबर में दिए गए हैं, तो अब जो नोड्स होंगे उसको मैं अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे इस नोड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए, ये आपकी चॉइस है कि करना है कि नहीं करना है। अगर आप नोड को वैल्यू साइन कर देते हो तो क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। इसी तरह ये भी एक नोड है, तो दिस इज बी। अगेन ये जो टेक ऑफ पॉइंट है एक तरह से ये भी नोड है, दिस इज सी। अगेन ये भी एक तरह का टेक ऑफ पॉइंट है, दिस इज नोड डी। अगेन ये भी एक नोड है, दिस इज ई। अगेन बच्चों ये जो नोड है इसको मैंने लिख दिया एफ। यहां पर सिग्नल क्या होगा, जो यहां पर सिग्नल होगा फॉर एग्जांपल डी है इनटू 10, तो इसको मैंने डी लिख दिया, इसको लिख लिया मैंने एफ। अगर यहाँ पर गेन 1 होता तो सेम डी को मैं यहाँ भी लिख सकता था, एफ के प्लेस में डी लिख सकता था, पर इसको मैंने अलग अलग लिख दिया, दिस इज डी दिस इज एफ, ये दोनों अलग अलग हैं। एफ किसके इक्वल होगा, 10 इंटू डी। अब पहला स्टेप क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करने होते हैं। दिस इज इनपुट नोड, मुझे CS और RS के बीच की रेशियो कैलकुलेट करनी है, दिस इज आउटपुट नोड। फॉरवर्ड पाथ कौन सा है, एक फॉरवर्ड पाथ क्या है, आप देख सकते हो एरो की डायरेक्शन में इस तरह से जा सकता हूं,
तो एक तरह से फॉरवर्ड पाथ कौन से हैं, मैंने लिखा फॉरवर्ड पाथ डेट इज P1 और यहां पर नोड की नंबरिंग लिख ली। कैसे पहुंचे, R टू A टू B C D F इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, जो गेन होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां से लेके यहां तक एक ये फॉरवर्ड पाथ है। फॉरवर्ड पाथ में कंडीशन क्या होती है, कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं यहां से यहां गया, आप देखो डायरेक्शन एरो की, आगे एरो इस तरह से यहां से यहां गया और इस तरह से लास्ट में चलेगी। तो यहां पर अब गेन क्या होगा, इन गेन को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10, तो दिस इज 400। इसी तरह से क्या कोई और फॉरवर्ड पाथ है, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं, आप देखो इस तरह से, ये भी फॉरवर्ड पाथ है। एक गलती मत कर देना कि मैं ऐसे चला फिर ऊपर चला गया फिर यहां पर आ गया, ये नोड 2 बार कवर हो चुका है, इस नोड को एक बार ही कवर करना है। तो पाथ क्या होगा, इस तरह से। तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ हुआ P2, ये कैसे पहुंचे, R टू E। अब ये जो वैल्यू है आपकी मर्जी है कि इसको लिखना है कि नहीं लिखना, पर इससे क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। R टू E, E टू गए D, D से गए F, गेन को मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर था 1 इंटू दिस इज 10 इंटू दिस इज 2 इंटू 10, तो ये बना 200 और कोई भी फॉरवर्ड पाथ नहीं है, तो n कितना आया, 2। दिस इज फॉरवर्ड पाथ। तो इस क्वेश्चन में केवल 2 ही फॉरवर्ड पाथ हैं, 3 फॉरवर्ड पाथ नहीं है। फॉरवर्ड पाथ में आपको याद रखना है कि पाथ में कोई भी नोड एक से ज्यादा टाइम्स कवर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह से चलता फिर ऐसे वापस मुड़ जाता एरो की डायरेक्शन में, फिर ऊपर जाता फिर आगे चला जाता, ये फॉरवर्ड पाथ नहीं था, ये नोड 2 टाइम्स कवर हो गया। पहले ऐसे कवर हुआ जैसे मैं आगे गया फिर वापस गया फिर ये 2 टाइम्स कवर हो गया, तो ये फॉरवर्ड पाथ नहीं है। तो 2 ही फॉरवर्ड पाथ है। इसके आगे कैलकुलेट करते हैं हम डेल्टा। अब डेल्टा के लिए जो पहला स्टेप होता है, हम लूप्स कैलकुलेट करते हैं। तो लूप्स मैंने लिख दिया L1, कौन कौन सी लूप है। तो लूप में कैसे गए, आप देखो बी सी फिर बी आया, बी सी। अब इस बी को आपकी मर्जी, आप लिख भी सकते हो इग्नोर भी कर सकते हो, मैंने लिख दिया बी सी बी। तो गेन क्या होगा, यहां देखो 4 इंटू -1 -4। दूसरी लूप कौन सी है, अगेन दिस इज आल्सो ए लूप, आप देख सकते हो ये लूप कौन सी हुई, L2 सी डी फिर सी आ गया। इस लूप में गेन लिखो 2 इंटू -2 दैट इज -4 अगेन। कोई और लूप है बच्चों, ये अगेन लूप है, इसको मैं लिख दिया L3। ये E से शुरू हुआ E में खत्म, तो जस्ट मैंने E लिखा। इसका गेन कितना है, -1। कोई और लूप है क्या, मैं इसको लूप ले सकता हूं, यहां से चला, आप ध्यान से देखना, इस तरह से गए इस तरह से गए, एरो की डायरेक्शन देखो, इस तरह से गए फिर इस तरह से गए, पर यहां प्रॉब्लम आ गई, एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी है, तो दिस इज नॉट लूप। अब अगला स्टेप क्या होता है बी में, बी हैव टू कैलकुलेट 2 नॉन टचिंग लूप्स। ऐसी कौन सी लूप है जो एक दूसरे को टच नहीं करती, लूप्स हैं 3। आप यहां से भी चेक कर सकते हो, यहां से भी चेक कर सकते हो। अगर मैं यहां से चेक करता, ये लूप और ये लूप कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करती। इसी तरह से ये लूप और ये लूप वो भी एक दूसरे को टच नहीं करती। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये लूप थी L1, आप देख लो BCB L1, एंड ये जो लूप थी ये थी L3 एंड L3, दीज आर नॉन टचिंग लूप। अब मुझे इनके गेन को मल्टीप्लाई कर देना है, दिस इज L1 एंड L3। तो इनके गेन को मल्टीप्लाई करूंगा -4 इंटू -1, तो ये क्या आएगा 4। इसी तरह से ये दोनों 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं। 2 नॉन टचिंग लूप कौन कौन सी, दिस इज L2 एंड दिस इज L3, L2 एंड L3, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। आप इसके गेन को मल्टीप्लाई कर दो, -4 इंटू -1 डेट इज 4। अब मैंने डायग्राम से देखा, आप यहां से भी चेक कर सकते थे। पहले मैं L1 और L2 को चेक करता हूं, क्या ये आपस में 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं कि नहीं। देखते कैसे, BCB, L2 को देखो CDC, यहां पर एक नोड कॉमन हो चुका है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच करती हैं, मतलब L1 और L2 नॉन टचिंग लूप्स नहीं है। L1 और L3 को देखो BCB, यहाँ E, कोई भी नोड कॉमन नहीं है, मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं करती, तो L1 एंड L3 आर 2 नॉन टचिंग लूप। इसी तरह से L2 के लिए चेक कर लेते हैं, L1 L2 पहले चेक कर चुके हैं, तो
इसी तरह से L2 के लिए देख लेते हैं, L1 से पहले चेक कर चुके हैं तो नीचे वाले से चेक करना है, L2 का L3 के साथ चेक करेंगे। C D C E कोई भी कॉमन नोड नहीं है, तो मतलब L2 एंड L3 आर टू नॉन टचिंग लूप, तो L2 और L3 लिख लिए। तो बच्चों आप डायग्राम से भी देख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगर डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ से देखना ईजी होता है, इसलिए यहाँ पर नोड को मैंने अल्फ़ाबेट असाइन कर दिए थे। अगला स्टेप क्या होता है, मुझे कैलकुलेट करना होता है 3 नॉन टचिंग लूप्स। अब यहाँ पर ऐसी कोई भी 3 लूप्स नहीं है जो एक दूसरे को टच नहीं करती। नो डाउट ये 2 लूप है एक दूसरे को टच नहीं करती, ये 2 लूप है एक दूसरे को टच नहीं करती, पर एट ए सेम टाइम ऐसी कोई भी 3 लूप्स नहीं है जो एक दूसरे को टच करेंगी। तो 3 नॉन टचिंग लूप्स आ गया, एक तरह से 0। अगेन तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड द पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, तो 2 पेयर आ गए, दिस वन L1 एंड L3 एंड L2 एंड L3, और ये इनका गेन लिख दिया। L1 L3 था तो इनके गेन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 इंटू -1 4 आया। L2 एंड L3 था तो -4 इंटू -1 4 आया। इसके बाद मुझे अब ये ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, मेसन गेन फार्मूला। मेसन गेन फार्मूला क्या होता है, k की वैल्यू बिलोंग करती है k1 टू n इज इक्वल टू पी के लैम्डा के अपॉन लैम्डा। अब इस केस में कितने फॉरवर्ड पाथ थे, 2, तो n था 2, तो ये क्या बन जाएगा, P1 डेल्टा 1 प्लस P2, k की वैल्यू के 1 से 2 बेरी करनी है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब पहले इस डेल्टा को कैलकुलेट कर देते हैं। ये डेल्टा किसके इक्वल होता है, ऑलरेडी मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। तो यहां पर 3 लूप्स थी, इन 3 लूप्स के गेन को ऐड कर देना है, तो दिस इज -4, दिस इज -4, आगे आएगा -1। आगे फिर साइन आ जाता है प्लस, वो क्या होता है, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। अब 2 नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन सी थी, ये पेयर था, इनके गेन को ऐड कर देना है, तो दिस इज 4, दिस इज 4, तो सिंपली 4 प्लस 4, या आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर मैं फार्मूले से लिखूं 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3, फिर आगे आना प्लस L1 एंड L3 2 नॉन टचिंग लूप्स प्लस L2 एंड L3, तो मैंने लिख दिए 4 प्लस 4, आगे कोई भी 3 नॉन टचिंग लूप नहीं था तो यहां पर ही रोक देना है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो ये क्या आएगा, आप कर सकते हो 1 माइनस -4 माइनस -8 -9, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो +9, आगे है +8, 9 + 1 10 +8 18। अगर 3 नॉन टचिंग लूप होता तो यहां पर साइन हो जाना था -1। अब ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, मुझे ये कैलकुलेट करना है, मतलब एक तरह से डेल्टा के कैलकुलेट करना है, यहां पर डेल्टा 1 है। एक तरह से डेल्टा के क्या होता है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग ऑल द लूप्स टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ। मतलब मुझे अब ये कैलकुलेट करना है डेल्टा 1, तो मुझे वो लूप्स देखनी है जो P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करेंगी। तो P1 फॉरवर्ड पाथ कौन सा था बच्चों, दिस वन, आप देख सकते हो ये P1 फॉरवर्ड पाथ था। इनमें से कौन सी लूप है इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, वो केवल यही है, या आप यहां से भी चेक कर सकते थे। P1 फॉरवर्ड पाथ में जो मैंने नंबरिंग की थी वो थी RABCDF, BCB, क्या ये टच करता है बच्चों, B आ रहा है तो टच करता है, CDC, C टच करता है, L3E, E नहीं है, तो मतलब ये L3 इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता था। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस, सेम यही फार्मूला लगा देना है अब, पर किन लूप के लिए लगाना है, जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती हैं। तो इस लूप का गेन क्या है, -1, तो सिंपली -1 प्लस, अब क्या, एट ए टाइम 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, ऐसी कोई भी 2 नॉन टचिंग लूप नहीं है, केवल ये सिंगल लूप थी जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती थी, तो यहीं रुक जाना है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2। इसी तरह से मुझे ये कैलकुलेट करना है,
मैं यहीं पर ही कैलकुलेट करता हूं। ये पाथ कौन सा था, फॉरवर्ड दिस वन, मैंने ये लगाया था। अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं वो लूप देखूंगा जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करेंगी। ये जो लूप है इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर लेती है, पर यही लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। ये आप यहां से भी देख सकते हो, L1 BCB। बच्चों यहां BCB नहीं है, तो मतलब ये लूप इसको टच नहीं करती। CDC यहां पर D है, E यहां पर E है, तो मतलब ये लूप टच नहीं करती। मतलब एक तरह से ये जो L1 था दिस वन, ये इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। तो ये डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस, कौन से लूप ने टच नहीं किया, इस लूप ने टच नहीं किया, इसका गेन क्या था 4 इंटू -1, प्लस क्या आगे ऐसी 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। ऐसे कोई भी 2 नॉन टचिंग लूप्स नहीं है बच्चों, ये फार्मूला लगाना होता है। पर कंडीशन क्या होती है, हमें वो लूप कंसीडर करनी होती है जो गिवन फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे। जैसे मैं P2 फॉरवर्ड पाथ की बात करता हूं, तो फॉरवर्ड पाथ ये हुआ, तो यहीं रुक जाना है। तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 1 + 4 5, तो ये आया 5। अब बच्चों क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो। P1 क्या आया था, P1 मैंने कैलकुलेट किया था 400 इंटू डेल्टा वन यहां पर कैलकुलेट किया इंटू 2 प्लस P2 कैलकुलेट किया था 200 इंटू डेल्टा टू मतलब यहां पर 5 अपॉन ये जो डेल्टा जो मैंने यहां पर कैलकुलेट किया था, डेट इज दिस वन, और ये कितना आया था 80। तो ये बनेगा 800 प्लस 1000 प्लस 18, तो ये बनेगा एक तरह से 1800 अपॉन 18। जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 100। तो एक तरह का जो ट्रांसफर फंक्शन आया ओवरऑल वो आया 100। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ फिगर द कैलकुलेट C अपॉन R विद द हेल्प ऑफ मेसन गेन फार्मूला। तो ये हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है। अगेन दिस इज इनकमिंग नोड, केवल आउटगोइंग ब्रांच है, एंड दिस इज आउटपुट नोड, केवल इनकमिंग ब्रांच है। अगेन जो गेन दिए गए हैं वो नंबर में दिए गए हैं 1 2 3 4 5। मैंने क्या बताया था, जहां भी नोड्स होते हैं उनको आपने वैल्यू साइन कर देनी है। अब यहाँ पर नंबर दिए गए हैं तो मैं किस तरह से वैल्यू साइन करूंगा, मैं अल्फाबेट में साइन करूंगा। ये जो नोड है इसको लिख दिया W। अगेन ये जो नोड है इसको साइन कर दिया X। अगेन ये जो नोड है यहां से सिग्नल निकला, ये नोड होता है, तो इसको मैंने साइन कर दिया Y। अगेन ये जो नोड है इसको साइन कर दिया Z। एक तरह से Z और C इक्वल हैं। इक्वल क्यों है, C किसके इक्वल होगा, Z इंटू 1। तो ये Z है तो C भी Z के इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल है, पर मैंने यहां पर वैल्यू Z साइन कर दी। अब पहला स्टेप क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करने होते हैं। तो अगेन फॉरवर्ड पाथ मैंने इसको रिप्रेजेंट किया P1 से। तो पहला फॉरवर्ड पाथ क्या है, इस क्लियर देखो, ये एक फॉरवर्ड पाथ आप देख सकते हो। इनपुट से आउटपुट जाना है तो बच्चों एरो की डायरेक्शन में देखो, दिस इज फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो कौन कौन से नोड कवर हुए, मैं यहां पर लिख लेता हूं RWXYZ, RWXYZ, और साथ में ये C। गेन को मल्टीप्लाई कर देना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो दिस इज 24। इसी तरह से अगला फॉरवर्ड पाथ देखते हैं। दिस इज अगेन फॉरवर्ड पाथ, किस तरह से चले, P2 RWZC, RWZC। तो गेन कौन कौन से आए रास्ते में, 1 इंटू 5 इंटू 1, 5। इसके आगे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा। अब डेल्टा को कैलकुलेट करने के लिए जो पहला होता है, हम लूप्स कैलकुलेट करते हैं। तो लूप्स कौन सी है बच्चों, एक तो लूप ये दिखाई दी L1, L1 मतलब WXX। इस लूप को देखो आप, तो सिंपली WX अगेन W, ये आपकी मर्जी है इस W को लिखना है कि नहीं लिखना, WXW। तो गेन कौन से हुए, 2 इंटू -1, डेट इज -2। इसी तरह से दूसरी लूप ये बनी, आप देख सकते हो, दिस इज L2 XYX। अगेन 3 इंटू -1 -3। इसी तरह से थर्ड लूप बनी इस तरह से, तो थर्ड लूप मतलब YZY। गेन क्या हुआ, 4 इंटू -1।
इसी तरह से L4 लूप, अगेन बच्चों ये भी एक लूप है, यहां से चले, देखो यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, इस तरह से गए नीचे से, एरो की डायरेक्शन देखो, फिर आगे गए, फिर नीचे से गए इस तरह से, फिर नीचे चले गए इस तरह से एरो की डायरेक्शन में। कोई भी नोड 2 टाइम्स कवर नहीं हुआ, केवल स्टार्टिंग नोड को छोड़ के। तो अगेन दिस इज लूप, यहां से चले, फिर नीचे चले गए, फिर यहां एरो की डायरेक्शन देखो, ये जो एरो है, फिर इस तरह से चले गए, फिर यहां चले गए, फिर यहां, मतलब केवल स्टार्टिंग का नोड 2 टाइम्स आया, तो दिस इज ए लूप। तो L4 क्या हुआ, यहां से चले थे W से Z, Z से अगेन Y, Y से अगेन X, X से अगेन W। गेन देख लो, रास्ते में गेन क्या आया, 1 इंटू ये 5 इंटू -1 इंटू ये -1 इंटू ये -1। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा -5, -5 कैसे बना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू 5, -5। अगला स्टेप क्या होता है, हमें 2 नॉन टचिंग लूप देखनी होती है, नॉन टचिंग लूप। अब क्या इन 4 लूप में से कोई 2 लूप्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करती। बच्चों इस लूप को देखो, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती। तो एक तरह से ये था L1 और ये था L3, या आप यहां से भी चेक कर सकते हो, L1 क्या L2 को टच करती है, W X आ गया, मतलब टच करती है। L1 क्या L3 को टच करती है, W। यहां पर कोई कॉमन नोड नहीं है, W यहां पर है YZ। तो एक दूसरे को टच नहीं करती। तो L1 एंड L3, तो गेन क्या होंगे, -2 इंटू -4 डेट इज 8। इसी तरह से L1 और L4 एक दूसरे को टच करती हैं, W कॉमन है। इस तरह से L2 और L3 को देखो, X Y आ गया, मतलब ये टच करती हैं। L2 को L4 के साथ देखो, X यहाँ पर Y है तो टच करती हैं। इसी तरह से L3 L4 को देखो, Y यहाँ पर है तो ये टच करती हैं। तो केवल यही 2 लूप्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करती। अब क्या, कोई 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं बच्चों, यहां पर कोई भी ऐसी 3 लूप्स नहीं है जो एक दूसरे को टच नहीं करती, तो वो कोई भी लूप नहीं है। तो सिंपली यहीं तक कैलकुलेशन करनी है। अब इसके आगे कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन, वो क्या होगा, C(S) अपॉन R(S). फार्मूला क्या होगा, K की वैल्यू 1 to N PK डेल्टा K अपॉन डेल्टा K कितना है, कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, 2 फॉरवर्ड पाथ हैं, तो N आ जाएगा 2, डेट इज P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब पहले मैं कैलकुलेट करूंगा डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है आपको ऑलरेडी पता, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस इंडिविजुअल लूप का गेन, यहां पर क्या है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस कितनी नॉन टचिंग लूप्स हैं, यहां पर एक ही पेयर है L1 और L3, तो यहां पर आ जाएगा L1 एंड L3। बच्चों कैलकुलेशन कर देते हैं, 1 माइनस L क्या है, -2 -3 -4 और ये है -5 प्लस L1 L3 मैंने कैलकुलेट कर लिया है 8। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 माइनस 5 प्लस 4 9 12 14 -14 है, प्लस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 14 प्लस 8, तो ये आएगा 23। अब मुझे ये डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है डेल्टा 1। ये डेल्टा 1 क्या था, P1 फॉरवर्ड पाथ, तो ये था P1 फॉरवर्ड पाथ। अब वो लूप्स लेनी है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। बच्चों ये चारों की चारों लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच करती हैं। आप यहां से भी देख सकते हो, W तो यहां पर W, L2 लूप X तो यहां पर X, Y तो यहां Y भी प्रेजेंट है, L4 यहां पर WY है तो यहां पर Y भी प्रेजेंट है। मतलब ये सारी की सारी लूप P1 फॉरवर्ड पाथ को टच करती हैं। तो उस केस में ये जो डेल्टा 1 आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस 0। ऐसी कोई भी लूप नहीं है जो फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अब मुझे कैलकुलेट करना है ये डेल्टा 2। डेल्टा 2 मतलब ये P2 फॉरवर्ड पाथ, P2 फॉरवर्ड पाथ कौन सा था, दिस वन। अब ऐसी कौन सी लूप है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, तो बच्चों ये ही लूप थी जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। आप यहां से भी देख सकते हो, ये P2 था फॉरवर्ड पाथ, WX W प्रेजेंट है मतलब ये टच करती है, XY X
यहां पर x प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब L2 इसको टच नहीं करती है। L3 टच कर लेगी, y जेड वाई, तो यहां पर z है, w जेड वाई, तो आप देखो यहाँ w है, तो एक तरह से L2 इसको टच नहीं करती, मतलब ये जो लूप है इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती है। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा टू इज इक्वल टू 1 माइनस, तो केवल यही सिंगल लूप थी जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, तो इसका गेन क्या था, 3 इंटू -1। आप यहां से देख सकते हो डेट इज -3। अब केवल यही सिंगल लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, तो इसके आगे फिर कैलकुलेशन नहीं करनी, मतलब 2 नॉन टचिंग लूप्स तो होगा ही नहीं। तो सिंपली 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 3 4। तो बच्चों डेल्टा 1 आया 1, डेल्टा 2 आया 4। अब ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। P1 क्या था, P1 मैंने ये कैलकुलेट किया था 24, दिस इज 24। डेल्टा वन ये कैलकुलेट किया 1 प्लस P2 था मेरे पास, दिस इज 5 इंटू डेल्टा टू था 4 अपॉन ये डेल्टा मैंने यहां पर कैलकुलेट किया था, वो वैल्यू कितनी आई थी 24, सॉरी वो वैल्यू क्या आई थी 23। तो 24 इंटू 1 24 प्लस 5 इंटू 4 20 अपॉन 23, तो ये बनेगा 4, 2 + 2 4, 44 अपॉन 23। तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन। इसका क्या मतलब है, ये जो पूरा का पूरा सिग्नल फ्लो डायग्राम है इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, इनपुट RS, ट्रांसफर फंक्शन है 44 अपॉन 23 और आउटपुट थी CS। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ लूप्स, 2 नॉन टचिंग लूप्स एंड 3 नॉन टचिंग लूप्स आर इन द बिलो फिगर। ये एक फिगर दी गई है, इस फिगर में से मुझे नंबर ऑफ लूप्स कैलकुलेट करने हैं, 2 नॉन टचिंग लूप्स कैलकुलेट करने हैं एंड 3 नॉन टचिंग लूप्स कैलकुलेट करने हैं। अब ये फिगर दी गई है बच्चों, मैसन गेन फार्मूला के केस में अगर ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है तो जो स्टार्टिंग नोड है, स्टार्टिंग नोड हमेशा इनपुट नोड होना चाहिए। अगर मैं R1 और R2 को देखता हूं, दीज आर द इनपुट नोड, केवल आउटगोइंग ब्रांचेस हैं। आउटपुट नोड के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, केवल इनपुट्स नोड के लिए रूल है। अब बच्चों ये जो नोड्स है, इन नोड्स को मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा। इसको मैंने असाइन कर दिया W, इसको मैंने कर दिया X। ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इस वैल्यू को असाइन मत करो, पर वैल्यू अगर आप असाइन कर दोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगेन मुझे कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ लूप्स, तो मैंने लिखा पहले लूप्स। लूप्स क्या होता है, इट इज ए पाथ विच स्टार्ट एंड एंड एट सेम नोड। जैसे ये है एक लूप, इस नोड से चले एरो की डायरेक्शन में चलना है, अगेन यहां फिर फीडबैक है, फिर वापस इसी नोड पे आके रुक जाना है। तो दिस इज ए लूप, इट इज ए पाथ विच स्टार्ट्स एंड एंड एट सेम नोड। तो पहली लूप आई, अगर मैं वैल्यू लिख लेता हूं WX W, गेन क्या क्या होगा, दिस इज G1, दिस इज H3। ये जो एरो है इसके ऊपर गेन लिखा है G1 और ये जो फीडबैक है इसके ऊपर गेन लिखा है H3, तो गेन हुआ G1 H3। इसी तरह से ये भी एक लूप है, अगर मैं इसको देखता हूं यहां से चले एरो की डायरेक्शन में, फिर वापस मुड़े और यहीं पर रुक जाना है, तो L2 Y Z Y। गेन क्या हुआ, इस एरो के साथ गेन है G2 और इस फीडबैक के साथ गेन है H4, तो एक तरह से G2 एंड H4। इसी तरह से अगर मैं इस पाथ को देखता हूं, ध्यान से देखना, यहां से चला, फिर यहां से गए वापस और सेम नोड में पहुंच गए, तो दिस इज ए लूप। L3 कैसे पहुंचे, W Z W। डेट इज गेन क्या था पाथ में, इसके साथ है H1, इसके साथ है G4, H1 G4 W। सेम अगर मैं इस नोड से चलता हूं, दिस इज अनदर लूप। आप देखो इस तरह से गए, इस तरह से गए, इस तरह से गए, इस तरह से गए, इस नोड से फिर वापस इसी नोड पे पहुंच गए, तो दिस इज L4। कैसे पहुंचे, X से Y फिर X, दिस इज गेन क्या है इसके साथ H2 एंड G3।
इसी तरह से बच्चों अगर मैं यहां से चलता हूं, देखो इस तरह से गए, इस तरह से गए, इस तरह से गए, एरो की डायरेक्शन में चलना, इस तरह से गए, इस तरह से गए, फिर यहां से मुड़े, इस तरह से गए, एरो की डायरेक्शन में चलना, इस तरह से गए, इस तरह से गए, फिर यहां पहुंच गए, यहीं से चले थे। तो दिस इज ए अनदर लूप L5। L5 लूप में कैसे चले थे, यहां से चले थे X, X से मैं पहुंचा W, W से पहुंचा Z, Z से फिर पहुंचा Y, और Y से X जहां से स्टार्टिंग हुई थी। तो रास्ते में गेन क्या आए, H3 इंटू ये गेन था H1, ये गेन था H4, और ये गेन था G3। इसी तरह से एक और लूप है, इसको ध्यान से देखना। मैं यहां से चला, मैं इस तरह से गया, इस तरह से गया मैं, फिर मैं चला गया इस तरह से, अगेन फिर मैं गया इस तरह से ऊपर को, फिर मैं यहां से गया और यहां पहुंच गया एरो की डायरेक्शन में L6। तो L6 कैसे पहुंचे, X से चले, X से पहुंचा Y, Y से पहुंचा Z, Z से फिर पहुंचा W, और W से फिर लास्ट में पहुंचे X। तो रास्ते में गेन कौन कौन से आए, H2 इंटू G2, ये जो G4, और ये लास्ट में G1। तो इस तरह से 6 लूप्स बनेंगी। तो स्टार्टिंग में पूछा गया था कि कितनी लूप्स हैं, तो टोटल लूप्स हैं 6। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया 2 नॉन टचिंग लूप्स, ऐसी कितनी 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं। अगर उसको मैं फिगर से देखता हूं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, मैं यहां से देख लूं जो मैंने वैल्यू असाइन की गई है। क्या L1 और L2 नॉन टचिंग लूप्स हैं, कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए। WX W Z Y कोई नोड कॉमन नहीं है, तो ये है नॉन टचिंग लूप। ये लूप कौन सी है, L1 और L2 दिस वन। आप देख लो ये दोनों लूप एक दूसरे को टच नहीं करती। L1 L3 देखो बच्चों W कॉमन है, L1 L4 को देखो यहाँ भी X कॉमन है, मतलब ये एक दूसरे को टच करती हैं। L1 L5 को देखो X प्रेजेंट है, मतलब ये टच करती हैं। कोई भी अगर एक नोड कॉमन हो जाता है तो लूप टच करती हैं। L1 और L6 को देखो X मतलब टच करती हैं। इसी तरह से L2 को L3 के साथ देखेंगे, Z कॉमन है मतलब टच करती हैं। L2 को L4 के साथ देखेंगे, Y है तो यहाँ Y है मतलब टच करती हैं। L2 को L5 के साथ देखो तो कॉमन नोड है। L2 को L6 के साथ देखो तो यहाँ भी Y कॉमन है, तो एक दूसरे को टच करती हैं। L2 का चेक कर लिया, अब L3 का। इसी तरह से L3 का L4 के साथ देखो, कोई भी नोड कॉमन नहीं है, तो मतलब ये भी एक दूसरे को टच नहीं करती। अब ये L3 लूप कौन सी है, WZ बच्चों ये है, देखो W इस तरह से गए थे, ZW, और ये लूप कौन सी थी, XYX, वो ये थी X Y फिर यहां पर X। नॉन टचिंग का मतलब कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस नोड को देखता हूं, पहले बात ये था W Z, यहां से फिर गए W, दूसरा कौन सा था X Y, फिर यहां पर पहुंच गए X, तो कोई भी नोड कॉमन नहीं हुआ। नॉन टचिंग का क्या मतलब है, कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों लूप्स नॉन टचिंग है, L3 एंड L4। इसी तरह से L3 L5 के बीच में देखते हैं, यहां पर W है, W है तो मतलब ये कॉमन है, तो मतलब ये टच करती हैं। L3 और L6 को देखते हैं तो WW कॉमन है। अब L4 और L5 का देखते हैं, XYX, X यहाँ पर है मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच करती हैं। L4 और L6 का देखते हैं, XX से मतलब टच करती हैं। अब L5 और L6 का देखते हैं, XX से मतलब ये भी एक दूसरे को टच करती हैं। तो बच्चों कितनी नॉन टचिंग लूप्स हुई, 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं करती। तो अब इस केस में L1 और L2 था, ये पेयर एक दूसरे को टच नहीं करता था। इसी तरह से L3 एंड L4 था, ये एक दूसरे को टच नहीं करता था। तो कितने 2 नॉन टचिंग लूप्स हुई जो एक दूसरे को टच नहीं करती। 2 पेयर मिले, एक L1 और L2 एक दूसरे को टच नहीं करते, दूसरे L3 एंड L4 एक दूसरे को टच नहीं करते, तो सिंपली 2। ये क्या है, 2 नॉन टचिंग लूप्स। इसी तरह से अगला है 3 नॉन टचिंग लूप्स। बच्चों इस डायग्राम में एट ए टाइम ऐसी कोई भी 3 लूप्स नहीं है जो एक दूसरे को टच नहीं करती। 2 लूप्स हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करती, एक था L1 L2, दूसरा था L3 एंड L4। पर इस फिगर में ऐसी कोई भी
एट ए टाइम 3 लूप्स नहीं है जो एक दूसरे को टच नहीं करती, तो वो आएगा 0। तो आंसर क्या आया? 6 2 0। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द सिग्नल ग्राफ ऑफ ए सिस्टम इज शोन इन द बिलो फिगर। द ट्रांसफर फंक्शन सी एस आर एस ऑफ द सिस्टम इज। अब मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है बिटवीन सी एस एंड आर एस। तो ये जो नोड है दिस इज सी एस, एक तरह से दिस इज आउटपुट नोड एंड दिस इज इनपुट नोड। ये जो स्टार्टिंग नोड है दिस इज इनपुट नोड। जब हम मेसन गेन फार्मूला लगाते हैं एनजी, तो उस केस में जो स्टार्टिंग नोड है वो इनपुट नोड होना चाहिए, तभी हम ट्रांसफर फंक्शन एमजी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज इनपुट नोड। आप देख सकते हो यहाँ पर आउटगोइंग ब्रांच है। आउटपुट नोड के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, दिस इज ए आउटपुट नोड। इसी तरह से ये जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, इन नोड्स के लिए भी मैं ट्रांसफर फंक्शन mg के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इस केस में आउटपुट नोड मुझे ये दिया गया है। एक तरह से क्या किया है, ये जो इंटरमीडिएट नोड है इसको ड्रैग कर दिया है, यहां पर गेन बन रखा है, और ये जो नोड है दिस इज आउटपुट नोड। तो मुझे रेशो कैलकुलेट करनी है बिटवीन सी एस एंड आर एस के बीच में, एंड आई हैव टू अप्लाई mg, और मेसन गेन फार्मूला यहां पर लग जाएगा। ये जो स्टार्टिंग नोड है दिस इज इनपुट नोड, और आउटपुट नोड सी एस मेंशन है। अब बच्चों, पहला स्टेप क्या होता है, मुझे फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करने होते हैं, फॉरवर्ड पाथ। और साथ में ये जो नोड्स हैं, इन नोड्स को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूं। जैसे यहां पर जो गेन है वो नंबर में दिए गए हैं, साथ में एस की फॉर्म में भी दिए गए हैं, 1/s 1/s। तो इस नोड को मैंने असाइन कर दिया x, इस नोड को असाइन कर दिया y, दिस इज z एंड दिस इज w, और ये नोड है c। तो मुझे इस नोड से इस नोड में पहुंचना है, तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है। इस तरह से फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ के केस में एक नोड को हम एक से ज्यादा टाइम कवर नहीं करते, तो केवल एक ही पाथ है अगर मुझे इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ पहुंचना है, और कोई भी पाथ नहीं है। तो सिंपली फॉरवर्ड पाथ मैंने बोला P1। इस फॉरवर्ड पाथ में कैसे पहुंचे, R to X गए, नोड मैंने लिख लिए हैं जो R to X to C। गेन कौन कौन से हैं, 1 into 1। अब गेन देखो साथ में 1 into 1। तो दिस इज फॉरवर्ड पाथ। टू कैलकुलेट डेल्टा आई हैव टू कैलकुलेट लूप्स। अब लूप कौन कौन सी, लूप क्या होती है, जो पाथ जिस नोड से स्टार्ट हो बाद में जाके उसी नोड में खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखता हूं, ये जो पाथ है यहां से चले इस नोड में गए और बाद में इसी नोड में जाके स्टॉप कर देना है। तो लूप क्या होती है, जहां से स्टार्टिंग हुई वहीं पर ही एंड हो जाता है। तो एक तरह से L1 लूप में कैसे गए, x2 बाई 2x। x 2 बार क्यों आया, यहां से स्टार्टिंग हुई वहीं पर ही एंड हो गया। तो लूप क्या होगा, लूप गेन कौन कौन से इंक्लूड होंगे, दिस इज 1/s इंटू ये जो -2 है, डेट इज -2/s। इसी तरह से ये भी एक लूप है, ZW एरो की डायरेक्शन में चलना है, यहां से चले अगेन एरो की डायरेक्शन में चलना है, यहां से चले, यहां फीडबैक लूप, एरो की डायरेक्शन देखो, यहीं पर जाके स्टॉप कर देना है। तो सिंपली मैंने लिखा L2 लूप। L2 लूप में कैसे जाएंगे, Z to W to Z। रास्ते में गेन कौन कौन से आएंगे, 1/s इंटू -3। इसी तरह से बच्चों ये भी एक लूप है, इस पाथ को देखो, ये ऐसे चले, इस फीडबैक को देखो, एरो की डायरेक्शन देखो, यहीं पर स्टॉप, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर ही एंड हो गया। तो सिंपली इस लूप में कैसे पहुंचे, L3 YZ W अगेन फिर बाई। तो सिंपली बीच में गेन कौन कौन से आएंगे, 6 इंटू 1/s इंटू -4, डेट इज -24/s। इसके आगे स्टेप क्या होता है, लूप्स हमने कैलकुलेट कर लिया, मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा। बी के लिए क्या होता है, मुझे नॉन टचिंग लूप्स देखनी होती हैं, नॉन टचिंग लूप्स। अब कौन सी दो लूप हैं जो आपस में टच नहीं करती, बच्चों डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, ये दो लूप आपस में टच नहीं करती, या आप यहां से भी देख सकते हो। पहले मैं L1 का L2 के साथ चेक करूंगा, x/x ZW यहां पर देखो कोई भी नोड कॉमन नहीं है, तो L1 एंड L2 आर नॉन टचिंग लूप, L1 एंड L2 आर नॉन टचिंग लूप। अब इनके गेन को मल्टीप्लाई कर देना है, L1 एंड L2। L1 का गेन था -2/s,
L2 का गेन था -3/s, डेट इज 6/s स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसी तरह से क्या L1 और L3 नॉन टचिंग लूप्स हैं? अगर मैं डायग्राम से देखूं तो L1 और L3 एक दूसरे को टच करती हैं। अगर मैं यहां से देखूं x/x, यहाँ पर y आ चुका है, कॉमन नोड आ चुका है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच करती हैं। अगर कोई भी नोड कॉमन है तो वो लूप एक दूसरे को टच करती हैं। मुझे कैलकुलेट करना है नॉन टचिंग लूप। इसी तरह से L2 का L3 के साथ देख लेते हैं, ZWZ, यहाँ पर Z आ चुका है। तो एक तरह से ये नोड कॉमन है, मतलब ये एक दूसरे को टच करती हैं। तो नॉन टचिंग लूप्स क्या हुआ? L1 एंड L2, और वो क्या आया? 6/s स्क्वायर। इसी तरह से अगले स्टेप में देखते हैं, क्या कोई ऐसी 3 लूप्स हैं जो आपस में टच नहीं करती? इस फिगर में ऐसी कोई भी 3 लूप नहीं है जो एक दूसरे को आपस में टच नहीं करती। तो इसके आगे क्या कैलकुलेट करना होता है? मेसन गेन फार्मूला। वो किसके इक्वल होता है? समेशन ऑफ K2n pk डेल्टा के अपॉन डेल्टा। n क्या होता है? कितने फॉरवर्ड पाथ। इस केस में केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो n की वैल्यू 1, और k को वेरी करना है फ्रॉम 1 टू n की वैल्यू भी 1 है, तो ये आएगा p1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। अब बच्चों पहले मैं इस डेल्टा को कैलकुलेट करूंगा। डेल्टा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस सारी इंडिविजुअल लूप के गेन को ऐड कर देना है। यहां पर इंडिविजुअल लूप कितनी थी? L1 प्लस L2 प्लस L3। आगे आ जाता है प्लस साइन चेंज हो जाता है। आगे जो नो टचिंग लूप्स के पेयर थे उनके गेन को ऐड कर देना है। यहां पर केवल एक ही पेयर है L1 एंड L2, तो सिंपली L1 एंड L2 लिख लेना है यहां पर। बच्चों कैलकुलेट कर देते हैं। L1 L2 L3, L1 क्या था? -2/s, L2 था -3/s, L3 था -24/s, प्लस L1 L2 ये था 6/s स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस में बाहर ले जाता हूं तो 1 प्लस ये बनेगा, s आएगा एलसीएम, तो दिस इज 2 प्लस 3 प्लस 24 प्लस 6/s स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 24 प्लस 3 प्लस 2 29 अपॉन s प्लस 6/s स्क्वायर। इसको भी ऐड कर देते हैं, s स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो यहां पर आ जाएगा s स्क्वायर, यहां पर आएगा 29s और यहां पर आएगा प्लस 6। तो मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, डेल्टा को कैलकुलेट कर दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है ये डेल्टा 1। एक तरह से क्या होता है ये डेल्टा के, ये डेल्टा के क्या होता है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा obtained by removing all the loops touching kth forward path। अब यहां पर k की वैल्यू है 1, तो मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 बच्चों मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं वो लूप्स देखूंगा जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करेंगी। अब फॉरवर्ड पाथ कौन सा था? दिस वन। कौन सी लूप फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती हैं? आप देख लो, ये दो लूप्स इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, या आप यहां से भी चेक कर सकते हो, ये 3 लूप्स थी, ये मेरे पास था फॉरवर्ड पाथ। इन तीनों लूप में से कौन सी लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती? चेक कर लेते हैं। x/x, यहां पर x है, मतलब L1 तो टच करती है। L2 देख लेते हैं, ZWZ, यहां ZWZ नहीं है। YZWY, यहां पर YZW भी नहीं है। तो एक तरह से ये जो L2 और ये जो L3, ये जो लूप्स हैं, ये P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। आप यहां से भी देख सकते हो, ये दोनों लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। तो ये जो डेल्टा 1, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? 1 माइनस ये फार्मूला लगाना है। अब कौन सी लूप है जिसने इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं किया? तो दो लूप थी, L2 प्लस L3, तो मैंने एक तरह से लिख दिया यहां पर L2 प्लस S3। आगे क्या होता है? क्या 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती? अब बच्चों ये दोनों थी टचिंग लूप्स, यहां पर ये दोनों लूप टच हो रही हैं, तो कोई भी 2 नॉन टचिंग लूप्स नहीं थी। अगर 2 नॉन टचिंग लूप्स होती तो प्लस करके आगे एक्सप्रेशन लिखना था, पर यहां पर 2 नॉन टचिंग लूप्स नहीं है जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती, तो यहीं पर ही रोक देना है। एक तरह से ये डेल्टा 1 क्या है? ये डेल्टा ही है, पर इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? हमें वो लूप देखनी होती है जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करती। तो सिंपली 1 माइनस L2 क्या था बच्चों? -3/s, और L3 था -24/s। जैसे माइनस बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं एलसीएम भी ले रहा हूं, s 3 + 24
मतलब 1 प्लस 27 अपॉन एस। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, एस तो आ जाएगा एस प्लस 27। अब बच्चों ये वैल्यू मैंने क्वेश्चन में पुट कर देनी है। P1 क्या कैलकुलेट किया था आप देख लो, 1। अब मेसन गेन फार्मूला लगाना है, डेट इज सी एस अपॉन आर एस। ये था मेरे पास 1। डेल्टा 1 मेरे पास क्या था जो मैंने ये कैलकुलेट किया, ये क्या था, एस प्लस 27 बाई एस अपॉन ये जो डेल्टा है, और ये डेल्टा क्या कैलकुलेट किया था मैंने, ये किया था एस स्क्वायर 29s प्लस 6 एस स्क्वायर। तो जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा, एक एस कैंसिल हो जाएंगे, एक एस ऊपर चला जाएगा, जो ये नीचे का है एस प्लस 27 अपॉन ये जो नीचे की टर्म आ जाएगी एस स्क्वायर 29s प्लस 6। दिस इज आंसर। तो एक तरह से क्या हुआ, दिस इज ट्रांसफर फंक्शन, इनपुट अप्लाई किया था आर एस, आउटपुट मिला था सी एस। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है, ये जो एम जी है, ये एम जी कब अप्लाई होता है, ये जो स्टार्टिंग नोड है इट शुड बी इनपुट नोड, इट इज एसेंशियल कंडीशन। इनपुट नोड क्या होता है, जिसमें केवल आउटगोइंग ब्रांच हो। पर ये जो आउटपुट नोड होता है इसकी कोई कंडीशन नहीं होती। जो इंटरमीडिएट नोड है उसके लिए भी आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे इस क्वेश्चन में जनरली लास्ट वाला आउटपुट नोड होता है, पर इस केस में आउटपुट नोड इसको ले लिया है। एक तरह से ये जो इंटरमीडिएट नोड है इसी को ही आउटपुट नोड ले लिया गया है, इसको आगे ड्रैग किया गया है। गेन था 1, मतलब अगर यहां पर सिग्नल x था तो यहां भी सिग्नल यही x रहेगा, x इंटू 1।